ठीक है, हम यूनिट 6 पढ़ने वाले एंडोक्राइन सिस्टम। हम यहाँ पे देखेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, ठीक है, और वो क्या सीक्रेट करता है। हमने सारी यूनिट्स कंप्लीट कर ली। रोटेट करो ना स्क्रीन। ओके, अब ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, ये हम इसमें जानेंगे। सिस्टम समझने से पहले ये जान लो कि बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस होती है, एक्टिविटीज होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, एनाबॉलिक एक्टिविटीज, जूसेस सिक्रीट होते हैं, स्लाइवा सिक्रीट होता है, एंजाइम सिक्रीट होता है, हार्मोन्स, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, इसके वजह से ही हमारे जितने भी रिएक्शंस है सब हमारे बॉडी में इन्हीं के वजह से होते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होते हैं? वो एक्टिविटीज जहाँ पे जहाँ पे बिगर यूनिट्स जो है वो स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। एनाबॉलिक एक्टिविटीज उनको कहते हैं जहाँ पे स्मॉलर यूनिट्स जो है वो बिगर यूनिट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, दोनों वाइस वर्सा एक दूसरे के। अब हमारे बॉडी में सिस्टम दो तरीके के, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, पहले ये जान लो कि ये जो सिस्टम है पूरा, इसमें सिर्फ ग्लैंड्स इंक्लूड होते हैं, पूरे ग्लैंड्स 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 ग्लैंड्स, ठीक है। एक्सोक्राइन सिस्टम में भी ग्लैंड्स आएंगे, एंडोक्राइन सिस्टम में भी ग्लैंड्स आएंगे। एक्सोक्राइन सिस्टम में जो भी ग्लैंड्स है ना, वो जो भी सिक्रीट करता है वो विथ डक्ट के साथ सिक्रीट करता है, मतलब इट इज सिक्रेटेड दिस एंजाइम और वी कैन से केमिकल्स विद इन द डक्ट, ठीक है। बट एंडोक्राइन का काम क्या है, वो टारगेट की तरह काम करता है, विदाउट डक्ट सिक्रीट करता है कुछ भी चीज में अभी हम पढ़ेंगे आगे कि वो क्या सिक्रीट करता है, हार्मोन सिक्रीट करता है। तो हमारा एंडोक्राइन, ये पूरा जो चैप्टर है पूरा एंडोक्राइन के सिस्टम के ऊपर ही है। तो हमारा मेन फोकस क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम। बट फर्क समझ लो, डिफरेंस समझ लो कि क्या है। एक्सोक्राइन जो है विद डक्ट है, विद इन द वेसल जो है जाके उसके थ्रू जो है केमिकल सिक्रीट होते हैं। बट एंडोक्राइन सिस्टम विदाउट डक्ट, विदाउट वेसल सिक्रीट होता है हॉर्मोन्स। अब हमारे यहाँ पे डक्ट है नहीं, तो वो सिक्रीट कैसे होता है, इसके लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, न्यूरल सिस्टम। तो हमारे जो न्यूरॉन्स है उसके थ्रू जो भी सिग्नल है, अगर डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स है समझो, डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स में अगर उसको कुछ सिक्रीट करवाना है, हार्मोन सिक्रीट करवाना है, तो हमारा ब्रेन बोलेगा कि आपको यस यू आर रेडी फॉर द सिक्रेशन ऑफ पर्टिकुलर हार्मोन फ्रॉम द पर्टिकुलर ग्लैंड, ठीक है। आप वहां से सिक्रीट करवाने के लिए रेडी हो, रेडी करवाएगा। फिर उसके बाद बोलेगा कि अब नहीं, अब आपका एक ऑप्टिमम लेवल आ चुका है, अब आपको क्या करना है, वो सिक्रेशन को स्टॉप कर देना है या इनहिबिट करा देना है। तो ये जितना भी है, ये जितना भी कम्युनिकेशन का काम जो है वो न्यूरॉन्स करती है। तो एंडोक्राइन सिस्टम को हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये जो है ना गाइस, एक मिनट, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ओके चलो कोई नहीं, ये वाला जो थर्ड पॉइंट है ना, इसको कैंसिल कर दो। द केमिकल्स आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी बायोलॉजिकल प्रोसेस, rather दे टेंड टू रेगुलेट द प्रोसेसेस दैट दे आर ऑलरेडी गोइंग ऑन इन द बॉडी। यहाँ पे बोला है, ये बात सही है कि हॉर्मोन्स जो है वो एक्चुअली में पूरे में बायोलॉजिकल जो प्रोसेसेस चल रहा होता है उसमें काम नहीं करता, ठीक है। वो इनहेंस कराता है, बट इनहेंस जो है एंजाइम भी कराता है। तो हॉर्मोन्स के लिए ये पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन नहीं हो गया। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, हैव glands which are ductless and secrete their chemicals directly into the blood stream, ठीक है। बता दिया मैंने कि विदाउट डक्ट काम करता है, और ये ना जो विदाउट डक्ट काम करता है ना, तो ये टारगेट सिस्टम की तरह काम करता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम इज अ प्रॉपर टारगेट सिस्टम, जहां पे भी उसको टारगेट करना है वहां पे वो क्या करेगा, सिक्रीट करेगा विदाउट डक्ट। इट अफेक्ट द बिहेवियर, एंडोक्राइन सिस्टम बिहेवियर को अफेक्ट करता ही करता है। हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिहेवियरिज्म, ठीक है। बिहेवियर को अफेक्ट करता है, जैसे आप मूड स्विंग हो रहे हैं आपके, क्यों हो रहे हैं, हॉर्मोन्स अंदर से कुछ ना कुछ हॉर्मोन्स रिलीज हो रहा है। आपको एंजाइटी प्रॉब्लम हो रही है तो एक हार्मोन रिलीज होता है कॉर्टिसोल, ठीक है। या फिर स्ट्रेस हो रहा है तो कॉर्टिसोल इंक्रीज होता है, ठीक है।
या फिर आप बहुत खुश हो तो डोपामिन इंक्रीज हो रहा है, या फिर कोई रिलीज डोपामिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, ये जितने भी है, सेरोटोनिन हो गया, ये जितने भी रिलीज होता है। एंडोक्राइन सिस्टम बिहेवियर को अफेक्ट करता ही करता है। एग्जाम्पल क्या है? हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स ही है पूरा एंडोक्राइन सिस्टम। जैसे यहाँ पे मैंने दिया है ग्रोथ हार्मोन, एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन आगे जाके पढ़ेंगे, एल्डोस्टेरॉन भी आगे जाके पढ़ेंगे। बाकी एक्सोक्राइन का जो है ये बिहेवियर को अफेक्ट नहीं करता है, ये पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए काम आता है। जैसे गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस हमारे स्टमक में बहुत सारे जूसेस सिक्रेट होते हैं, ठीक है, डाइजेशन के लिए। हमारा लीवर जो है वो बाइल जूस फॉर्म करता है, फिर वो स्टोर होता है जाके गॉल ब्लैडर में, फिर वो गॉल ब्लैडर के थ्रू, डक्ट के थ्रू, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट होता है, उसके थ्रू जो है वो जूस सिक्रेट होता है स्टमक के लोअर वाले पार्ट में, ड्यूडेनम बोलते हैं, इंटेस्टाइन का पार्ट होता है एक्चुअली वो, वहां पे जाके सिक्रेट हो जाता है। तो ये जितने भी है ये एक्सोक्राइन है। यहाँ पे मैंने नोटेड पॉइंट लिखे that the endocrine system and the neural system are connected to each other because endocrine glands work without the, पता चल गया आप लोग को, so they need neurons to respond directly, तो इनको न्यूरॉन्स चाहिए होते हैं। helps to maintain hemostasis, देखो ये वर्ड जो है hemostasis, ये मैंने पिछले क्लास में भी समझाया था, फर्स्ट वाला यूनिट पढ़ा रही थी तब भी समझाया था, न्यूरल वाला जो चैप्टर चल रहा था उसमें भी पढ़ा दिया था, हर जगह तो ये आया ही है। तो ये हीमोस्टेसिस वर्ड जो है याद रखो अगर आप लोग को पता है तो। एक्चुअली जो बॉडी का मेंटेनेंस होता है, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, ये जितना भी होता है बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, उसी को हम हीमोस्टेसिस बोलते हैं। ये वर्ड याद करो, क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, ये एंडोक्राइन सिस्टम जो है, उसमें हीमोस्टेसिस वर्ड क्यों यूज हुआ है। आगे पढ़ेंगे हम थोड़े से आगे में। नेक्स्ट है दीज हॉर्मोन्स अल्टीमेटली इम्पैक्ट द बिहेवियर ऑफ अ बॉडी, पता चल गया ये भी। अब हॉर्मोन्स होते क्या है? हॉर्मोन्स हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड ही सिर्फ सिक्रीट करता है, जो स्ट्रक्चरली, फंक्शनली, बिहेवियर में सब में चेंजेस लाता है और बायोलॉजिकल प्रोसेस में भी चेंजेस लाता है। समझ आई कि सबको हॉर्मोन्स क्या होता है? हेलो, एम आई ऑडिबल? ठीक है। हार्मोन तो हम बचपन से ही पढ़ रहे हैं, बचपन इन द सेंस आप 10th क्लास, अगर जिसने बायो लिया वो 11th 12th में भी पढ़ा होगा, तो हार्मोन सबको पता ही है कि क्या काम करता है। अब देखो, हार्मोन्स जो है वो बहुत मतलब थोड़ा उनका स्लो प्रोसेस होता है। स्लो प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि इसके पास डक्ट होता नहीं है। डक्ट होता नहीं है तो जितना भी जो कंडक्शन का काम है वो न्यूरॉन्स के साथ करता है, तो उसको इनिशिएट कराने में थोड़ा टाइम लगता है। ये वाला पॉइंट टू बी नोटेड, ऑलवेज सिक्रेटेड इन ऑप्टिमम और अ स्पेसिफिक अमाउंट एंड मेंटेन हीमोस्टेसिस। ये हीमोस्टेसिस अब मैं बताती हूँ होता क्या है, यहाँ पे मतलब क्यों यूज हुआ है। हमारा पूरा सिस्टम ग्लैंड से बना हुआ है, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हर जगह पूरे बॉडी में। अब इन्हीं ग्लैंड्स में ऐसे कुछ ग्लैंड होते हैं, दो ही ग्लैंड, जो एक मास्टर ग्लैंड की तरह काम करता है। मास्टर ग्लैंड हम यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड को बोल रहे हैं, और एक है हाइपोथैलेमस, ठीक है। दोनों ग्लैंड बाकी और एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करके रखता है कि हाँ, बाकी ग्लैंड्स को बोलेगा कि आपको सिक्रीट कराना है तो आप सिक्रीट कराना है तो सिक्रीट कराओ, तो वो बोलेगा जाओ सिक्रीट करो, तो वो पर्टिकुलर ग्लैंड से सिक्रीशन होगा उस पर्टिकुलर हार्मोन का। अब जब सिक्रीशन होगा, जाएगा वो ब्लड में एक ऐसा लेवल मेंटेन करेगा, एक ऑप्टिमम लेवल मेंटेन करेगा, जिससे मतलब वो लेवल जो हमें चाहिए। फिर उसके बाद ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, तो फिर से क्या होगा, फिर से वो ग्लैंड बोलेगा कि अब हमें इससे ज्यादा भी नहीं चाहिए ना इससे कम चाहिए, तो अब वो सिक्रीशन को हम इनहिबिट कराते, रुकाते, रोकते। तो ये जो है इसी का, ना ही ज्यादा ना ही कम, एक ऑप्टिमम, एक स्पेसिफिक अमाउंट में जो हमें हार्मोन चाहिए होता है किसी फंक्शन को कराने के लिए, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हीमोस्टेसिस। इसलिए यहाँ पे वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है हीमोस्टेसिस। अगर कम सिक्रेशन हुआ तो वर्ड यूज होता है हाइपो। याद रखना, ये हाइपो हाइपर बहुत इंपॉर्टेंट है।
ज्यादा सिक्रेशन हुआ तो हाइपर, हाइपर मतलब हाई, हाइपर मतलब लो। ये हाइपोसिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन के थ्रू जहाँ पे मैं आगे मैंने दिखाया है, सब में शो करा है, उसके आगे फिर मैंने डिजीज का नाम या डिसऑर्डर का नाम भी लिखा है। तो ये जब भी मैं ऐसे लिखूं हाइपोसिक्रेशन हाइपर सिक्रेशन, तो समझ जाना कि हाइपो मतलब कम है, इसकी वजह से ये डिजीज हो रहा है, हाइपर के मतलब ज्यादा है, इसकी वजह से ये डिजीज हो रहा है। ये नेक्स्ट है यूट्यूब पे अपलोड होने वाली, हम्म, यूट्यूब पे अपलोड होगी? हाँ होगी। अच्छा, नहीं इसलिए बता रहा था ना, वो होमियोस्टेसिस वाला गलत बोल दिया आपने। वो प्रोसेस होती है ना नॉर्मल मेंटेन करने की, मतलब नॉर्मल कंडीशन में मेंटेन करने की, टेम्परेचर और हर चीज को नॉर्मली मेंटेन करता है। तो वो तो टेम्परेचर की तो बात तो यहाँ कर नहीं रही ना, यहाँ नहीं पे तो नहीं, हर चीज को मतलब हर नॉर्मली चीज ये को करता है। प्रोसेस मैंने होती है। बोला कि यहाँ पे ये वर्ड क्यों यूज हुआ है। एक बुक में एक लाइन दे रखी है कि ये वाली लाइन ऊपर वाली कि हेल्प्स टू मेंटेन द हेमोस्टेसिस। तो ये वर्ड यहाँ पे यूज क्यों है, मैं इसका मतलब बता रही हूँ कि यहाँ पे ऑप्टिमम लेवल मेंटेन हो रहा है होम्योस्टेसिस हार्मोन के। प्रोसेस होती है, मतलब उस प्रोसेस को मेंटेन हाँ करके रखता है प्रोसेस वो होता है, नॉर्मल। मैंने पहले बता रखा है। जिसको होमोस्टेसिस मतलब जो पढ़ चुके हैं लास्ट वाली क्लास, उसको समझ में आ गया होगा। अच्छा, नहीं आपने बोला ना कि हार्मोन्स को मेंटेन करने को होम्योस्टेसिस बोलते हैं, तो मैं उसलिए बोल रहा मैं तो तब से बोल रही हूँ कि ये वर्ड था। इसलिए यहाँ यूज हुआ है। मैंने कहा कि ऐसे नहीं बोला कि इसी को बोलते हैं। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। नेक्स्ट है आपका हार्मोन्स स्ट्रक्चरली कैसा होता है। दो तरह के होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड नॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स। स्टेरॉइड तो बहुत ही कॉमन है, सुना हुआ होगा। अभी कोविड-19 की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स स्टेरॉइड ले रहे। कॉमनली मतलब आंटी लोग बोलती है कि अरे इसने तो स्टेरॉइड ले ली इसलिए काफी ज्यादा हेल्दी हो गया है। तो ये स्टेरॉइड क्या है, ये एक हार्मोन है। फर्क क्या है दोनों में। स्टेरॉइड हार्मोन बस फैट मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। फैट मॉलिक्यूल्स कौन से, कोलेस्ट्रॉल्स, ठीक है। नॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स जो है वो प्रोटीन चेन होती है एक तरीके से। और मतलब प्रोटीन किससे बने हुए होते हैं, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ प्रोटीन, and one amino acid is attached to the another amino acid with the help of bond, and these bonds are called peptide bonds. तो इसलिए इसका नाम क्या है, पेप्टाइड हार्मोन या फिर प्रोटीन हार्मोन बोल देते हैं हम। तो यही प्रोटीन हार्मोन या पेप्टाइड हार्मोन क्या है, हमारा नॉन स्टेरॉइड हार्मोन है। और स्टेरॉइड हार्मोन्स फैट वाले मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स है। एग्जाम्पल नॉन स्टेरॉइड का एपिनेफ्रीन हो गया, नॉर एपिनेफ्रीन हो गया। दूसरा नाम है इसका एड्रेनलिन, सुना हुआ होगा एड्रेनलिन। एंड नॉर एड्रेनलिन दोनों सेम है। एपिनेफ्रीन एड्रेनलिन एक है, और नॉर एपिनेफ्रीन और नॉर एड्रेनलिन एक है, ठीक है। अब स्टेरॉइड हमारी बॉडी में जो स्टेरॉइड हॉर्मोन्स है वो बेसिकली दो जगह से सिक्रेट होते हैं। तीन बोलते हैं बट अकॉर्डिंग टू मेल एंड फीमेल दो जगह से सिक्रेट होते हैं। गोनाड्स, मेल में गोनाड्स इज द प्राइमरी सेक्स हार्मोन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। मेल में टेस्टिस होता है, ठीक है। और फीमेल में ओवरीज होता है। ये सेक्स ऑर्गन्स है। अब हमारे किडनी के ऊपर एक फैट फैट जैसा कुछ दिखता होगा ट्रायंगुलर फॉर्म में। वो एक्चुअली में फैट नहीं होता, वो एक ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड भी दो में डिवाइडेड है, एड्रेनल कॉर्टेक्स और एड्रेनल मेड्यूला। तो ये एड्रेनल कॉर्टेक्स है। एड्रेनल कॉर्टेक्स भी क्या सिक्रीट करता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स। तो याद रख लो, गोनाड्स और एड्रेनल कॉर्टेक्स आपका स्टेरॉइड हार्मोन सिक्रीट करता है। एग्जाम देख लो यहाँ पे कौन कौन से करता है। ओवरीज अगर फीमेल की बात करी जाए तो ईस्ट्राडायोल, ईस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, जितने भी है ये आपका स्टेरॉइड हार्मोन है। टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, एंड्रोजन, ये आपका स्टेरॉइड हार्मोन है। स्टेरॉइड में देखो आपको पहचान कैसे होगी ना, लास्ट में ना ऑल या ओन लगेगा, ओ एल और ओ एन ई, ये ज्यादा लगे हुए होंगे, या फिर ई एन भी लगता है। ये तीन चीज लगी हुई होती है यार। यहाँ पे मार्कर का ऑप्शन नहीं है, चलो कोई नहीं। ई एन, ओ एल और ओ एन ई,
एड्रिनल कॉर्टेक्स में भी देखो यहाँ पे कॉर्टिसोल, ओल, एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजन एंड ईस्ट्रोजन। अभी बताया मैंने कि एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या है, किडनी के ऊपर वाला जो है एड्रिनल ग्लैंड उसका पार्ट है। बट देखो यहाँ पे मजे की बात, देखो यहाँ पे एंड्रोजन और ईस्ट्रोजन भी है। मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या सीक्रेट करता है, एंड्रोजन और ईस्ट्रोजन हार्मोन भी सीक्रेट करते हैं। जबकि ये क्या है, मेल हार्मोन है, एक एंड्रोजन मेल हार्मोन है और फीमेल हार्मोन है ईस्ट्रोजन। तो हमें इससे क्या पता चला कि जो ह्यूमन है दोनों में ही जो है दोनों तरीके के हार्मोन्स पाए जाते हैं, एंड्रोजन भी पाया जाता है, ईस्ट्रोजन भी पाया जाता है। अगर ये जो अमाउंट है ज्यादा हो जाए फीमेल में, अगर मेल हार्मोन ज्यादा हो जाए तो काफी मतलब उसका जो फीचर्स होगा, फिजिकल फीचर होगा, वो अजीब डिफरेंट दिखेगा, थोड़ा एबनॉर्मल दिखेगा। जैसे आपके अपर लिप्स के ऊपर बहुत सारे हेयर्स आ गए, क्यों आते हैं कुछ गर्ल्स में, या फिर बॉडी हेयर बहुत होते हैं काफी, थोड़ा मस्कुलाइन नेचर होता है उनका। ऐसे क्यों होता है उनके साथ, क्योंकि उनका जो मेल हार्मोन है वो इंक्रीज होता है, काफी इंक्रीज लेवल में होता है। और बॉयज में भी ऐसा हो सकता है कि उनमें फीमेल हार्मोन अगर ज्यादा हो जाए तो उनमें भी कुछ डिफेक्ट्स शो करते हैं। इतना समझ में आ गया। स्टेरॉइड हार्मोन्स हमेशा दो जगह से निकलता है, गोनाड्स और एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब ट्रॉपिक हार्मोन्स क्या होते हैं? ट्रॉपिक हार्मोन्स उसको कहते हैं जो बाकी हार्मोन्स को कंट्रोल करके रखे, कि उसको रिलीज करवाना है या इनहिबिट करवाना है। ये वाला काम सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस का काम होता है। ट्रॉपिक हार्मोन का बस इतना काम होता है। अब बहुत लंबी जो जितने भी हार्मोन्स के नेम है, आप कमर कस लो अपनी। ये जितने भी हार्मोन्स है हम धीरे धीरे पढ़ने वाले। देखो टोटल कितने हैं, 27 है, मेन है। ग्रोथ हार्मोन GH, प्रोलैक्टिन PRL, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ACTH, luteinizing हार्मोन LH, follicle stimulating हार्मोन FSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। ये जितने भी हार्मोन्स है ये कौन सिक्रीट करता है, और सिक्रीट भी करता है और फॉर्म भी करता है। सिंथेसिस और सिक्रीशन दोनों कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड दो में डिवाइड है, एंटेरियर एंड पोस्टेरियर। तो ये एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स इतने हार्मोन्स को सिंथेसाइज करता है और सिक्रीट भी कराता है। फिर आगे आपका ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन। वासोप्रेसिन का दूसरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH। कॉमन नेम है, सुना हुआ होगा। वासोप्रेसिन नहीं सुना हुआ होगा ज्यादा, बट ADH सुना होगा। ये जो दोनों हार्मोन है ये सिंथेसाइज कहीं और होता है और सिक्रीट स्टोर और सिक्रीट कहीं और से होता है। ठीक है, सिंथेसाइज कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और स्टोर कहाँ जाके होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, वो भी कहाँ पे? पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे जाके स्टोर होता है और वहीं से जाके सिक्रीट होता है। फिर आपका आ गया मेलेटोनिन। मेलेटोनिन पिनील ग्लैंड। ठीक है, फिर है एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, या फिर दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। ये भी एड्रेनल ग्लैंड का मिडल वाला पार्ट जो होता है एड्रेनल मेड्यूला, वो सिक्रीट कराता है। फिर आ गया आपका कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन। ये एड्रिनल का कॉर्टेक्स वाला रीजन जो है, बाहर वाला, ब्रेन में देखा है ना, ब्रेन में कॉर्टेक्स ऊपर वाले को बोलते हैं, बीच वाले को मेडुला बोलते हैं, वो मेन स्टेम उसको हम मेडुला कहते हैं। तो ऐसे ही इसको भी है, बाहर वाले को कॉर्टेक्स बोलते हैं, अंदर वाले को क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन करता है। एंड्रोजन और ईस्ट्रोजन भी करता है, ये मैंने यहीं पे बता दिया था। स्टेरॉइड हार्मोन जो हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो एंड्रोजन भी करता है और ईस्ट्रोजन भी करता है। अब आ गया आपका थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड नेक रीजन में कौन कौन सा करता है? टेट्रा आयोडोथायरोनिन T4, कॉमन नेम है इसका थायरॉक्सिन। ट्राई आयोडोथायरोनिन T3, दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। फिर आपका कैल्सिटोनिन, या फिर आप बोल लो थायरोकैल्सिटोनिन TCT, ये आपका थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है।
फिर आगे आपका पैराथायराइड हार्मोन, उसी थायराइड ग्लैंड के पीछे 4 होते हैं, 2 एक में, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है? पैराथॉर्मोन, कॉमन नेम पैराथॉर्मोन। अब देखो ये ना गाइस, ये थाइमोसिन बुक में नहीं दे रखा, बट जबकि ये इंपॉर्टेंट है। थाइमस ग्लैंड सीक्रेट करता है। और ये भी नहीं दे रखा, कुछ कुछ लिवर का भी नहीं दे रखा, इसमें बता देती हूँ मैं। थाइमस ग्लैंड इसलिए मैंने यहीं पे मतलब डिस्कस करूंगी, यहीं पे बता दूंगी, यहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो मेन जो है हाइपोथैलेमस से शुरू करेंगे। थाइमस ग्लैंड हमारा थोड़ा सा नेक्रोजेन से थोड़ा ऊपर नीचे होता है। थाइमस ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है? हार्मोन थाइमोसिन करता है। थाइमस ग्लैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये टी लिम्फोसाइट फॉर्म करता है। इसके ये जो हार्मोन है वो पेप्टाइड हार्मोन है, ये याद रखना, इसमें लिखा हुआ है। टी लिम्फोसाइट क्या है? वन ऑफ द WBCs का टाइप है, व्हाइट ब्लड सेल्स का। टी लिम्फोसाइट क्या करता है? हमारे जितने भी इंट्रूडर्स है, इन्वेडर्स है, जितने भी हमारे बैक्टीरिया जो हमारा इंट्रूड करते हैं हमारे अंदर, ठीक है, उससे लड़ता है। तो यहाँ पे जाके क्या करता है टी लिम्फोसाइट? मैच्योर होता है। helps in a differentiation of the T lymphocyte which provide cell mediated immunity. Actually में ये thymus gland is responsible for the immunity. तो T lymphocyte जो है जब भी फॉर्म होता है तो वो मेच्योर फॉर्म में तो होता नहीं है, होते के साथ जब फॉर्म होगा तो मेच्योर फॉर्म में नहीं होगा। तो ये कहाँ पे जाके फॉर्म होता है? मेच्योर कहाँ होता है? थाइमस ग्लैंड में होता है, एक और जगह में एक और जगह होता है वो भी। फिर देता क्या है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी उस इम्यूनिटी को बोलते हैं जो बाय सेल देते हैं। दूसरा क्या है? ये एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या देता है हमें? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो दो तरीके की इम्यूनिटी हो गए, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी बाय एंटीबॉडीज के थ्रू, ह्यूमोरल, और सेल मीडिएटेड बाय सेल। अब हम बच्चों को देख, अभी कोविड-19 हुआ था, अभी है, चल भी रहा है। जब केसेस निकल के आ रहे थे तो क्या बोल रहे थे? जिनकी इम्यूनिटी कम है वो जल्दी जल्दी मतलब उनकी डेथ जल्दी हो रही थी। और बोला जा रहा था कि जो ओल्ड पीपल है उनकी डेथ रेट ज्यादा है और चिल्ड्रन की कम है। और बोल रहे थे कि जब फर्स्ट वेव आया था तो उसमें बताया था कि ओल्ड पीपल ज्यादा जा रहे, डेथ रेट उनकी ज्यादा है। फिर सेकेंड वेव में आया था, देखा गया था कि ओल्ड पीपल के साथ साथ कुछ यंग भी जा रहे हैं, बट यंग में भी कौन जा रहे? जो फैटी है, हेल्दी है, जो काफी मोटे हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। जब इंसान अच्छा खासा फैट ओबेस हो जाता है, उसके वजह से क्या होता है? हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो ऐसे लोग जल्दी जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? क्योंकि ओल्ड पीपल क्यों जा रहे थे? क्योंकि हमारा जो थाइमस ग्लैंड है ना, वो धीरे धीरे बाय एज डीजेनरेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो थाइमस ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इम्यूनिटी के लिए। और भी जगह बनता है हमारा, ऐसा नहीं है। अब ये एंजियोटेंसिन, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, IGF-1, ये लिवर में होता है। छोटा सा है। एंजियोटेंसिन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? एंजियोटेंसिनोजेन जो है लिवर में फॉर्म होता है, सिक्रीट होता है वहां से, फिर जाता है हमारा जो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन पता है किसी को? किसी को नेफ्रॉन पता है क्या होता है? सेल इन किडनी, मतलब स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी जो होता है नेफ्रॉन। वहां पे जाके ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एंजियोटेंसिनोजेन पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है, वो कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म में, एंजियोटेंसिन 1, फिर दोबारा कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2, फिर उसके बाद सीधा जाएगा एड्रेनल मेड्यूला। वहां पे क्या करेगा? एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट कराएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है? सारा जो डिस्टल पार्ट होता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आगे मैंने बनाया है, दिखा दूंगी आगे जा जब पढ़ेंगे हम। डिस्टल पार्ट जो होता है वहां पे एल्डोस्टेरोन क्या करता है? रीएब्जॉर्प्शन करता है वाटर का और सोडियम एंड पोटेशियम आयन का। IGF इज द इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। ये इंसुलिन जैसा दिखता है
बट ये क्या करता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उसकी उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। जहां तक मुझे पता है बस इतना है, और भी होते होंगे। नेक्स्ट है आपका ग्लूकागन, इंसुलिन, ये आपके पैंक्रियाज करते हैं। एक और करता है सोमैटोस्टैटिन। फिर आगे आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, रिस्पेक्टिवली फीमेल और मेल में। ये आपके क्या हो गए, गोनाड्स हो गए। तो हम ये धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। ये मैंने इमेज डाली है, जरा देख लो। ब्रेन में आपका 3 आ गया ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनेल ग्लैंड। फिर नेक रीजन में आपका थायराइड, पैराथायराइड, फिर उससे थोड़ा नीचे थाइमस। फिर आपका आ गया लिवर भी आता है, लिवर के साथ आपका पैनक्रियास, पीछे की तरफ किडनी सिचुएटेड होती है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड। फिर आपका सेक्स ऑर्गन्स, फीमेल में ओवरीज और मेल में टेस्टिस। इतना क्लियर है सबको? यस। अब आ जाते हैं मेन, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के जितने भी हॉर्मोन्स हैं वो ट्रॉपिक हार्मोन होते हैं, जो बाकी हार्मोन को स्टिमुलेट कराते हैं कि हाँ रिलीज कराना है या नहीं कराना। रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन और द इनहिबिशन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन। किसको कराती है वो? स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड वाले हार्मोन्स को। मतलब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को देखती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो किसको देखती है? बाकी दूसरी ग्लैंड्स को। हॉर्मोन्स प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस आर 2 टाइप, 2 तरीके के होते हैं, एक रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन ऐसे हार्मोन्स जो बाकी हार्मोन्स को सिक्रीट करने दे। इनहिबिटिंग हार्मोन्स वो हार्मोन्स जो बाकी हार्मोन्स के सिक्रीशन को इनहिबिट करें। रिलीजिंग हार्मोन्स स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। एग्जांपल आ गया GnRH, gonadotropin releasing hormone, stimulate the pituitary synthesis and release of the gonadotropins. Inhibiting hormone inhibit the secretion of pituitary hormones. एग्जाम्पल आपका सोमैटोस्टैटिन क्या करता है? इनहिबिट करता है आपका ग्रोथ हार्मोन। सोमैटोस्टैटिन क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन को के रिलीज को इनहिबिट करेगा। अब देखो, ये सारा जो है 2 तरीके का बनाता है, हो करता है, बट ये बनाता भी एक और चीज है, 2 चीज, ऑक्सीटोसिन और ADH। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन और ADH बनाता है। ADH का दूसरा नाम है वासोप्रेसिन, और ADH का फुल फॉर्म है एंटी डायोरेटिक हार्मोन। 2 हार्मोन्स बनाता है, बट ये जो हार्मोन्स है ये कहाँ जाके स्टोर होता है? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके स्टोर होता है। हाइपोथैलेमस कंप्लीट, बस इतना सा छोटा सा दिया है क्योंकि आपकी बुक में है नहीं ये। पिट्यूटरी ग्लैंड, आप पिट्यूटरी ग्लैंड देख लो, इसका पहले पार्ट्स पढ़ना जरूरी है, कैसे कैसे डिवाइडेड है। पिट्यूटरी ग्लैंड 2 में डिवाइडेड है, एंटीरियर एडेनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड फिर से बोल रही हूँ, 2 में डिवाइडेड है, एडेनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस फिर दोबारा 2 में डिवाइडेड है, पास टेस्टिलिस, पास इंटरमीडिया। न्यूरोहाइपोफाइसिस का दूसरा नाम ये है, एक और नाम है पास नर्वोसा। ठीक है, तो एडेनोहाइपोफाइसिस 2 में डिवाइडेड है, पास टेस्टिलिस, पास इंटरमीडिया। अब क्या है, पास टेस्टिलिस जो है मेजर है, पास इंटरमीडिया जो है पास टेस्टिलिस के साथ हल्का सा वो फ्यूज्ड फॉर्म में होता है, तो ये ज्यादा मतलब उसको हम ज्यादा कंसिडर नहीं करते, ऑल्दो ये हार्मोन सिक्रीट करता है। पास टेस्टिलिस जो है इसी को हम क्या बोलते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और न्यूरोहाइपोफाइसिस ही पूरा क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। समझ आई इतनी? पास डिस्टिलिस ही पूरा समझो एडेनोहाइपोफाइसिस है, क्योंकि उसके साइड में ये छोटा सा पास इंटरमीडिया जो है फ्यूज्ड होता है। और न्यूरोहाइपोफाइसिस पूरा ही क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। और पास डिस्टिलिस क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। पास डिस्टिलिस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखो ये हार्मोन्स हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन,
thyroid stimulating hormone, adrenocorticotropic hormone, melanocyte stimulating hormone, luteinizing and FSH. ठीक है, ग्रोथ हार्मोन से पता ही लग रहा है ग्रोथ हार्मोन क्या चीज है, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ। सिर्फ हाइट ग्रोथ नहीं, सेल्स के भी ग्रोथ, डिवीजन वगैरह ऑल ओवर आपका जितने भी है वो ग्रोथ हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। promote the growth of bones, muscles, cells and tissues all over the body. अब देखो हाइपर सिक्रेशन, हाइपो सिक्रेशन आ गया। हाइपर सिक्रेशन ज्यादा अगर सिक्रीट हुआ ग्रोथ हार्मोन तो क्या होता है, और अगर कम सिक्रीट हुआ तो क्या होता है। हाइपर सिक्रेशन की वजह से, ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन की वजह से गाइगेंटिज्म होता है। गाइगेंटिज्म वो बीमारी कहते हैं जहाँ पे जो नॉर्मल जो हाइट रहती है उससे ज्यादा ही ग्रोथ हो जाती है। ऐसा आपने देखा होगा हमारी बुक में 18 to 1940 वाले जो बीच में जो रिकॉर्ड रहा है इस बंदे का पहले का 90s में, वो दे रखा है हमारा रॉबर्ट वाल्डो। कितनी हाइट है, 2.72 मीटर। और अभी जो रिसेंटली है वो है सुल्तान कोसेन, ये टर्किश मैन है अभी रिसेंटली, बट इसकी हाइट देखो इससे भी कम है, 2.51 मीटर। ये अभी रिसेंटली इसकी सबसे हाईएस्ट है। और भी आएंगे, और भी निकलते हैं, 2-3 वुमेन में देखो तो वुमेन में अलग आएगा, सर्च कर लेना। तो हाइपर सिक्रेशन की वजह से क्या होता है, गाइगेंटिज्म होता है। और उसका जस्ट उल्टा हाइपो सिक्रेशन की वजह से क्या होता है, ड्वार्फिज्म होता है। छोटे छोटे हो जाते, हाइट बढ़ती ही नहीं है, छोटे छोटे दिखते हैं, बोलते हैं ना बोने, जिनकी हाइट छोटी रहती है तो उनको किस चीज की बीमारी होती है, ड्वार्फिज्म। अभी बुक में दे रखा है बहुत पुराना 80s में, पॉलिन मस्टर्स, इंचेस में दे दिया मैंने यहाँ पे, 23 इंचेस की है। और अभी जो रिसेंटली देखा होगा बहुत ही, अभी गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है, ज्योति आमगे, छोटी सी है, किसी ने देखा है? हाँ। इसकी हाइट है 24.7 इंच। ठीक, अब एक और हाइपर सिक्रेशन की वजह से, जब अडल्ट में हाइपर सिक्रेशन होता है जिसके वजह से क्या होगा, बॉडी की डिसफिगरमेंट होगी, ठीक है, बोन्स वगैरह डिसफिगर होंगे, फेस डिसफिगर हो जाएगा। उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, एक्रोमेगाली। तो गाइगेंटिज्म अलग है, वो सिर्फ हाइट, कुछ बॉडी डिसफिगरमेंट नहीं होता, और एक्रोमेगाली अलग है, ये पूरा बोन डिसफिगरमेंट हो जाता है, पूरा बॉडी डिसफिगर हो जाता है। इस बीमारी में हाइपर सिक्रेशन ही हो रहा है, दोनों में हाइपर सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट है आपका प्रोलैक्टिन, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है, फॉर्म भी करता है। प्रोलैक्टिन तो पता है, ये मेमोरी ग्लैंड में के जो सिक्रेशन होता है मिल्क, ठीक है, या फिर हार्मोन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। regulates the growth of the mammary gland and the formation of milk in them during the pregnancy and after the delivery. After the delivery prolactin बहुत काम करता है, ठीक है, अचानक से मिल्क प्रोडक्शन जो है आफ्टर द डिलीवरी ही होती है, तो ये प्रोलैक्टिन ही हार्मोन एक्ट करता है। हाइपर सिक्रेशन अगर होगा ना पहले ही, क्या होगा, कैन कॉज द प्रोडक्शन ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क इवन इन मेन एंड ऑल्सो वुमेन हु आर नॉट प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग। थर्ड है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। देखो ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स आ रहे हैं, बस आपको ना ऐसे देखना है, याद करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि आप पिछले का भूलते जाओ, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। TSH हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, जाके थायराइड ग्लैंड में जाके क्या करेगा, सिक्रीट करवाएगा पर्टिकुलर हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, थायरॉक्सिन। Stimulate the synthesis and the secretion of the thyroid hormones from the thyroid gland. फिर है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ACTH, stimulates the synthesis and secretion of the steroid hormone from adrenal cortex. स्टेरॉइड हार्मोन, सिर्फ और सिर्फ स्टेरॉइड हार्मोन, एड्रेनल कॉर्टेक्स स्टेरॉइड हार्मोन ही सिक्रीट करता है। तो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक जो हार्मोन सिक्रीट करेगा एड्रेनल कॉर्टेक्स, उसको हम कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। कहाँ से रिलीज हो रहा है, एड्रेनल से, एड्रेनल कॉर्टेक्स से, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स, जो एड्रेनल कॉर्टेक्स से
स्टेरॉइड हार्मोन्स को सिक्रीट करवाए। ऑल्सो मेंटेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्टेक्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, साथ ही साथ क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अब ये पास इंटरमीडिया वाला को, ये फिफ्थ वाला थोड़ा स्किप कर देते हैं क्योंकि मैं भूल गई थी कि पास डिस्टिलिस पढ़ा रही हूँ, तो पास इंटरमीडिया वाला जो है बाद में लिखना था। तो अभी सिक्स्थ में आ जाओ, लिटिनाइजिंग हार्मोन। ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पास डिस्टिलिस का पार्ट है, लिटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट कराता है वही। ये फीमेल में फीमेल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है काफी। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो ये क्या करता है, ओवल्यूशन को इंड्यूस कराता है। लिटिनाइजिंग हार्मोन ओवल्यूशन को इंड्यूस कराता है। ओवल्यूशन इज मतलब होता है जो आपका ओव्यूल है वो मेच्योर फॉर्म में फॉलिकल से बाहर निकल के आ जाता है, ठीक है, उसी को हम ओवल्यूशन कहते हैं। इन फीमेल LH induces ovulation of the fully mature follicles. Follicles बहुत छोटे छोटे एक क्लस्टर फॉर्म में होते, ठीक है, वो एक क्लस्टर फॉर्म के गुच्छा फॉर्म करते हैं, गुच्छे की तरह होते हैं कि, और उसके I don't understand what a follicle is. वही मैं बता रही हूँ, फॉलिकल क्लस्टर फॉर्म में होते हैं, क्लस्टर फॉर्म में छोटे 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 छोटे। अगर आप थायराइड ग्लैंड देखा है कभी, फिगर देखा है थायराइड ग्लैंड का? हेलो, अगर किसी ने फिगर देखा है थायराइड ग्लैंड का, वो भी देखना, काफी ऐसे लोब्स फॉर्म में होंगे, काफी छोटे छोटे लोब्यूल्स फॉर्म में क्लस्टर की तरह दिखेंगे, क्लाउडी क्लाउडी, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, वो फॉलिकल्स फॉर्म करते, फॉलिकल्स की वजह से वो क्लाउडी फॉर्मेशन करते हैं। तो ये फॉलिकल्स क्लस्टर की तरह होता है, हमारे बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं बाय बर्थ, जितने भी आप नंबर ऑफ ओव्यूल्स के साथ हम पैदा होते हैं, ठीक है। तो सारे जो है सब ओवल्यूशन नहीं करता है, उसके जितने भी बचे हुए ओव्यूल्स होते हैं, बहुत होते हैं काफी, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, एक फॉलिकल फॉर्म करते हैं, करते करते इकट्ठे हो जाते हैं, और एक पर्टिकुलर ही ओव्यूल जो है मेच्योर होके बाहर निकलता है, एग, जिसको हम ओवल्यूशन कहते हैं। अगर प्रेग्नेंट हो गया कोई, तो वो क्या होगा, वो रिटेन रहेगा, वो एग रिटेन रहेगा एंड अंदर वोम में। डिटेल नहीं बता सकती मैं, डिटेल बताऊंगी तो काफी बड़ा हो जाएगा। अगर नहीं प्रेग्नेंट हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगी तो ओवल जो जितने भी बचा हुआ एग जहां से निकला है, फॉलिकल से निकला, तो बचा हुआ फॉलिकल जो है वो एक चीज में कन्वर्ट हो जाता है। वो कन्वर्ट किस में होता है, कॉर्पस ल्यूटियम, यहाँ दे रखा है कॉर्पस ल्यूटियम, जो एक हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो LH हेल्प्स टू रिलीज प्रोजेस्टेरॉन। फिर क्या है हमारा, इन मेल LH stimulates in the interstitial cells to produce testosterone. टेस्टोस्टेरोन, मेल में LH क्या काम करता है, दूसरा हार्मोन प्रोड्यूस कराता है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में क्या कराता है, प्रोजेस्टेरॉन। बस इतना याद कर लो। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल और मेल में अलग अलग तरीके से काम करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हार्मोन रिलीज कराता है, कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन, फीमेल में, और मेल में क्या कराता है, टेस्टोस्टेरोन। इतना समझ में आ गया? देखो, अगर मैं फीमेल और मेल का पढ़ाना शुरू कर दी ना, तो बहुत डिटेल में उसको मैं पढ़ा नहीं सकती, इसलिए ऊपर से ही समझ लो, ये हार्मोन ये वाला रिलीज कराते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी ऐसी ही है, ये हमारा सेक्स हार्मोन्स रिलीज कराता है। सिक्रीट एस्ट्रोजन इन फीमेल एंड हेल्प्स इन मैचुरेशन ऑफ द फीमेल एग। फीमेल में दो तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, याद रखना, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। तो FSH फीमेल में एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कराता है और फीमेल एग के मैचुरेशन में हेल्प करता है। मेल में क्या करता है, स्पर्म जब फॉर्म हो जाता है तो उसकी मैचुरेशन के होना बहुत जरूरी है, तो ये FSH उसके मैचुरेशन में हेल्प कराता है। कंप्लीट लास्ट आपका आ गया पास इंटरमीडिया, पास डिस्टिलिस हो गया। पास इंटरमीडिया में आपका मिलेनोसाइट सिक्रीट होता है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मिलेनोसाइट एक काइंड का पिगमेंट है, पिगमेंट की तरह बोल लो, जैसे आपका क्लोरोफिल पिगमेंट होता है प्लांट में, वैसे ये भी पिगमेंट है जो स्किन कलर देता है। सिर्फ स्किन कलर नहीं देता है,
ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्या, जो आपके यूवी रेज आ रहे बाहर से उससे प्रोटेक्ट करवाए। तो देखा होगा जो डार्क पीपल होते हैं, मतलब डार्क पीपल होते हैं जिन उनकी ज्यादा प्रोडक्शन होती है मेलानोसाइट्स, वो जो है ज्यादा बचे हुए होते हैं, उनको एलर्जी स्किन रिएक्शन कम होती है। बट जो ब्राइट स्किन वाले होते हैं उनको देखा गया है, देखोगे अगर तुम तो उनको काफी, उनकी रेडिशनेस काफी ज्यादा हो जाती है, उनको रिएक्शन एलर्जी ज्यादा होती है, वो इसकी वजह से होती है। और अगर ज्यादा मेलानोसाइट एक जगह इकट्ठा होता जाए, ठीक है, एक्यूमुलेट होता जाए, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। ये एक आपका कंप्लीट पास टेस्टिलिस पास इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गया। इसका मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट हो गया। पिट्यूटरी ग्लैंड दो में डिवाइड था, एडेनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब हम पढ़ेंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस, जो पूरे में वो क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ज्यादा काम नहीं है। हाइपोथैलेमस दो हार्मोन्स बनाता है, ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन, जिसका दूसरा नाम है एडीएच। ये दोनों जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर हो जाते हैं। अब यहीं पे हम पढ़ेंगे इसका फंक्शन। ऑक्सीटोसिन, अच्छा बहुत ऑक्सीटोसिन सुना होगा, लेबर पेन में ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, अगर पता है किसी को। ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ लेबर पेन होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द यूटराइन मसल्स, ठीक है, यही ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। सिर्फ ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए नहीं है, इस ये हार्मोन्स जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स ऑफ हैप्पीनेस में भी इंक्लूड होता है। देख लेते हैं अब। सिंथेसाइज बाय हाइपोथैलेमस एंड स्टोर इन पिट्यूटरी ग्लैंड, stimulate a vigorous contraction of uterus muscles at the time of childbirth, contraction and relaxation कराता है अंदर वाले muscles को, myometrium को। This hormone is also released when people are in a social bonding, ठीक है। अब यहाँ छोटा सा ये जानना जरूरी है साइकोलॉजिस्ट को कि कितने टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं हैप्पीनेस के, मतलब कौन कौन सी चीज सीक्रेट होती है जब हम खुश होते हैं। सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन एंड एंडोर्फिन। सेरोटोनिन मूड स्टेबलाइजर होता है, ठीक है, आपका मूड स्टेबलाइज करने के लिए सेरोटोनिन सीक्रेट होता है। डोपामिन ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम की तरह काम करता है, आपको जिसमें खुशी मिल रही है, जिसमें प्लेजर मिल रहा है, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे डोपामिन सीक्रेट होता है। ऑक्सीटोसिन सोशल बॉन्डिंग, इंटरैक्शन, लव एंड ट्रस्ट, ये जितना भी है ऐसे टाइम पे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। एंड एंडोर्फिन डील विथ स्ट्रेस एंड रिड्यूस फीलिंग ऑफ पेन, ठीक है। आपका स्ट्रेस, जब आपको स्ट्रेस होता है, जब स्ट्रेस बढ़ता जाता है, तो ऐसे टाइम पे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है कॉर्टिसोल, उसको कम करने के लिए एंडोर्फिन सीक्रेट होता है ताकि आपका स्ट्रेस कम हो जाए। समझ में आ गई इतनी? यस। चलो फिर से अब कंटिन्यू करते हैं। हम पोस्टीरियर में थे, ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन। वासोप्रेसिन काफी 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 इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, एडीएच दूसरा नाम है। ऐसे ही देख लो, एडीएच एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करवाता है हमारा एड्रेनल कॉर्टेक्स वाले रीजन से, एड्रेनल ग्लैंड का एड्रेनल कॉर्टेक्स वाले रीजन से। अब देखते कैसे करता है। Acts on kidney and stimulate the reabsorption of water and electrolytes by distal part of tubule. हमारा किडनी का जो सेल है उसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जो है वो हमारा नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन बहुत लॉन्ग ट्यूब्यूल टाइप होते हैं, ट्यूब से भरा हुआ, ट्यूब की तरह दिखता है वो। तो उसका एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या फिर बोल दो डिस्टल पार्ट ट्यूब्यूल। वहां उस रीजन में, ताकि सब कुछ यूरिन यूरिन के थ्रू जो है सब कुछ निकल ना जाए, इसलिए वहां पे एब्जॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का। इलेक्ट्रोलाइट्स इंपॉर्टेंट है हमारे न्यूरल कंडक्शन के लिए, नर्व इम्पल्स जनरेशन के लिए। सोडियम पोटेशियम ही तो इम्पोर्टेंट है। किसी को अगर जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स याद है तो सोडियम और पोटेशियम ही चाहिए होता है, याद है किसी को?
चलो कोई नहीं। जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स के लिए मेम्ब्रेन जो होती है न्यूरॉन की, उसमें जो अंदर आता है और बाहर जाता है, एक्सचेंज जो होता है, कंसंट्रेशन जो मेंटेन करता है, वो सोडियम और पोटेशियम का ही होता है। I have to leave for my design class. ओके ओके, Thank you. मोस्ट वेलकम। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं अभी? 7. 7। ओके, ठीक है। तो वासोप्रेसिन हमारा रीएब्जॉर्प्शन कराता है, और एल्डोस्टेरोन भी सिक्रीट कराता है वो, और एल्डोस्टेरोन का भी सेम काम है, रीएब्जॉर्प्शन कराना इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का इसी एरिया से, डिस्टल ट्यूब्यूल से। एक और काम करता है वासोप्रेसिन हार्मोन, क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्टिव इफेक्ट देता है। ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स कॉन्स्ट्रिक्टिव इफेक्ट। इतना जोर का प्रेशर देता है ना वो, कि आपका जितना भी ब्लड में जितने भी आपके मटेरियल्स पाए जाते हैं, सब्सटेंस पाए जाते हैं, वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्स्ट्रिक्टिव इफेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन द ब्लड वेसल्स विच कॉज एन इंक्रीज इन अ ब्लड प्रेशर। अब अगर इसका कम हुआ वासोप्रेसिन का, या एडीएच बोल लो, तो डायबिटीज इंसिपिडस होता है। डायबिटीज दो तरीके के होते हैं, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस इसके वजह से होता है। ठीक है, अभी बहुत मेजरली लोग को जो डायबिटीज होता है ना, वो ये वाला नहीं होता है, वो मेलिटस होता है। ये इंसिपिडस किडनी के एल्डोस्टेरोन वासोप्रेसिन के कम होने की वजह से होता है। एल्डोस्टेरोन नहीं, वासोप्रेसिन के कम होने की वजह से। कॉज ड्यू टू एन इम्बैलेंस ऑफ वाटर इन द बॉडी एंड एक्सट्रीम थर्स्ट होती है। क्या करता है वो, बैलेंस नहीं रख पाता, प्यास बहुत लगती है, और बार बार आपको क्या करना पड़ता है, यूरिन करना होता है फ्रिक्वेंटली। थर्ड ग्लैंड आपका पिनील ग्लैंड, ब्रेन में ही पाया जाता है। फाउंड ऑन द टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम, हैव कोन शेप्ड। ठीक है, थोड़ा अगर तुम डायग्राम देखोगे तुम सब, तो कोन शेप का होता है। कौन सा हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेलाटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रेगुलेट द बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ बॉडी which controls sleeping, waking, eating, in fact menstrual cycle, ठीक है, and behavior. The gland does not secrete melatonin in sunlight. This tends to influence a person's mood. It keeps track of length of days and seasons. इसलिए बोलते हैं रात में अगर नहीं सोएंगे, कोई भी अगर नहीं सोता है, मतलब रेगुलर वे में अगर वो जागा रहा है 1 दिन 2 दिन पूरा वीक, तो उसको फिर डिफिकल्टीज आती है दोबारा सोने, टाइम पे सोने पे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो हार्मोन है ना, मेलाटोनिन हार्मोन, ये नाइट में ही जो है सिक्रीट होता है। सनलाइट में जो है ये क्या होता है, ये सिक्रीट ही नहीं होता। जब लाइट रेज नहीं पड़ती है, अंधेरा होता है, तभी सिक्रीट होता है, और ये आपको जो नींद आती है इसके वजह से आती है। तो अगर आप नहीं सोगे ना, एक पर्टिकुलर टाइम होता है 1 AM से लेके 3 AM तक, ठीक है, इसी के बीच में ये सिक्रीट होता है। अगर इस टाइम पे आप नहीं सोगे ना, तो सिक्रेशन जो है वो कम हो जाएगा, और आपको स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। This tends to influence a person's mood. It keeps track of length of days and season. Season के according भी होता है, देखो। Seasonal affective disorder (SAD). Patients suffer from severe depression during winters due to the less production of melatonin. सिर्फ एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल तो है नहीं मेलाटोनिन, ठीक है। तो अगर विंटर्स में क्या होता है, डेज शॉर्ट होती है, नाइट लॉन्ग होती है, तो आप लोग क्या करते हो विंटर्स में, मोस्टली पीपल क्या करते हैं, अंदर ही बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से ना वो डिप्रेशन फील करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि मेलाटोनिन जो है वो सिक्रीट होना कम हो जाता है। समझ आ रही है? नेक्स्ट है आपका एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड आपका किडनी के ऊपर पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रायंगुलर शेप्ड है, देखो यहाँ पे दे रखा है मैंने। बाहर वाला रीजन मैंने कलर का रखा है, अंदर वाला रीजन एम्प्टी है। बाहर वाला रीजन आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स है, और अंदर वाला एड्रिनल मेड्यूला है। कहाँ पे पाया जाता है, किडनी के ऊपर।
अब पढ़ लेते हैं बारी बारी से। एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या होता है, कौन से हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, और कॉमन हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं, और उनके कम और ज्यादा से कौन कौन सी बीमारी होती है। देयर हार्मोन्स आर कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स। इनके जो हार्मोन्स हैं कॉर्टिकॉइड्स, ऑलवेज अ स्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है, इनके जो हार्मोन्स हैं इसका कॉमन नेम क्या है, कॉर्टिकॉइड्स। अब ये कॉर्टिकॉइड्स फर्दर 3 में डिवाइड है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। ये आपके ऐसे ही वर्ड से पता चल रहा होगा। ग्लूको मीन्स समथिंग ग्लूकोज से रिलेटेड, है ना। मिनरल मीन्स समथिंग आपका वाटर एंड मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स है कहीं पे। गोनाड आ गया, गोनाड मतलब आपका वो हार्मोन जो सेक्स ऑर्गन्स रिलीज करते हैं, वैसे हार्मोन्स यहाँ पे भी सीक्रेट होते हैं, मतलब सेक्स हार्मोन्स, है ना। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स कॉमन जो हमारे बॉडी में जो मेजर रोल प्ले करता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं और भी, बट ये जो है इम्पोर्टेंट कॉर्टिसोल है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में, एल्डोस्टेरोन है मिनरलोकॉर्टिकॉइड में, और मेल में एंड्रोजन एंड फीमेल, सॉरी मेल एंड फीमेल नहीं है यहाँ पे दोनों में ही पाया जाता है, एंड्रोजन एंड ईस्ट्रोजन। ठीक है, समझ आ रही है। फीमेल और मेल नहीं है यहाँ पे क्योंकि किडनी सबके पास पाया जाता है, ऊपर ग्लैंड सबके पास होता है, तो एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन दोनों में सिक्रीट होगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आपका लीवर में पहले जितने भी प्रोटीन्स है, एक्सेस प्रोटीन होगा अगर आपके बॉडी में, या फिर प्रोटीन नहीं होगा, अगर प्रोटीन चाहिए हमें, एनर्जी चाहिए, बोलते हैं ना कि अगर आप भूखे रहोगे, कोई हेल्दी है वो पहले सबसे पहले अपना फैट कंज्यूम करेगा। ठीक है, एनर्जी लेने के लिए फैट कंज्यूम करेगा। अगर उसका फैट भी खत्म हो जाता है, सॉरी, वो पहले अपना खाया हुआ फूड जो है वो कंज्यूम करेगा एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, अगर उसका स्टोरेज जो है वो खत्म हो जाता है तो वो अपना फैट कंज्यूम करेगा। फैट भी किस कंज्यूम जब हो जाएगा एनर्जी में कन्वर्ट करके, तो एट फाइनली आपके पास मसल्स जो बचे हैं ऊपर, अगर आपको सही टाइम पे खाना नहीं मिलता, फूड नहीं मिलता, तो अब प्रोटीन में से आपका क्या करेगा, एनर्जी निकालेगा, प्रोटीन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे यही काम होता है, ये प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में चेंज कर देता है। प्रोटीन हमेशा स्मॉलर यूनिट में पहले टूटेगा, स्मॉलर यूनिट क्या है, अमाइनो एसिड, फिर वो लीवर में जाके क्या होगा, ग्लूकोज पे कन्वर्ट हो जाएगा। लीवर ही काम करता है ग्लूकोज का चेंज करना। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो प्रोटीन्स को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, ग्लूकोज में कर रहा है। द हाइपर सिक्रेशन ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कैन कॉज हाइपर सिक्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, है ना। अगर सीक्रेट होने लगा तो ग्लूकोज हो जाएगा ब्लड में, शुगर लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, टेंड्स टू इनिशिएट द टिश्यू लॉस और प्रोटीन लॉस। आपके मसल्स डीजेनरेट होने लगेंगे, काफी अजीब से दिखोगे। ठीक है, स्केलेटन के ऊपर बस स्किन चढ़ी हुई है ऐसे लगोगे। डिक्रीज इन WBCs which reduces the formation of antibodies in body। ठीक है, WBCs भी कम होना शुरू हो जाएंगे। कॉर्टिसोल इसी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का हार्मोन है, ये वही सेम काम करता है। इट इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स। प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन है, मैंने बताया था हार्मोन्स ऑफ हैप्पीनेस आपके अगर 4 है तो ये स्ट्रेस हार्मोन है आपका कॉर्टिसोल। कन्वर्ट्स द प्रोटीन इनटू ग्लूकोज। फंक्शन क्या है, मेंटेन करता है, और अगर थोड़ा सा कम हुआ तो इंक्रीज भी करता है अगर हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है, इंक्रीज द ग्लूकोज इन द ब्लड स्ट्रीम। रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, रिड्यूस इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन पता है किसी को, इन्फ्लामेशन पता है? नहीं। कोई अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है? इन्फ्लामेशन देखो, आपका कहीं पे बर्निंग जैसे आपका कहीं पे बर्न हो गया, या फिर कोई बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया कि उसका सरफेस जो है ऐसा दिख रहा हो जिसमें आपकी बर्निंग सेंसेशन फील हो रही हो। ठीक है, ऐसी चीजें क्या हो गई, इन्फ्लामेशन हो गई। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस,
contribute to the maintenance of the constant blood pressure. ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है. ग्लूकोज लेवल अगर ठीक हुआ, ब्लड प्रेशर ठीक है. ज्यादा हुआ तो आपका शुगर लेवल भी हाई हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी. अब ये देखो, अगर हाइपर सिक्रेशन हुआ कॉर्टिसोल का तो कुशिन सिंड्रोम होगा. कुशिन सिंड्रोम क्या है? caused due to the high cortisol level for a long time or by the use of steroid drugs. देखा होगा अगर कोविड वाले पेशेंट है वो स्टेरॉइड ड्रग्स काफी लेते हैं. अगर उनको पहले से कोई बीमारी थी या फिर ऐसी चीज जो सिम्टम्स अभी नहीं दिख रहे थे, वो कोविड की वजह से भी क्या हो रहे, वो बाहर आ रहे थे. ठीक है, सिम्टम्स शो कर रहे थे या फिर वो डिजीज हो जा रही थी. तो ऐसे में क्या कर रहे थे, पेशेंट को ऐसे उसके अकॉर्डिंग जो स्टेरॉइड्स दे रहे थे. जो स्टेरॉइड क्या करता है, अगर आपका ज्यादा हो गया ना बॉडी में स्टेरॉइड, तो काफी हार्मफुल है. काफी हार्मफुल है. आप मोटे हो जाओगे काफी. ठीक है, आपको फंगस प्रॉब्लम भी हो जाती है. ठीक है, आपके ग्रोइन रीजन में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा. अलग अलग प्रॉब्लम्स आती है. तो इसमें से ये वाला जो है एक डिजीज है कुशिन सिंड्रोम. ऐसे ही होता है वो भी कुछ. आपके शोल्डर के ऊपर हम्प जैसा फॉर्मेशन होगा, फैट एक्यूमुलेशन होगा. ऐसा लगेगा जैसे आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है. इनफैक्ट आपका नेक बेस जो है वहां पे भी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा. ऑल ओवर एक्यूमुलेट होगा वो भी. बट हाथ और पैर आपके क्या होंगे, लिम्स पतले पतले रहेंगे. ठीक है, थिन रहेंगे. हम एक पहचान, दूर से देखने में पहचान होगी कि आपका ये वाला नेक रीजन थोड़ा हम्पी फॉर्म में. ठीक है, आपका फैट काफी ज्यादा, स्टमक फैट काफी ज्यादा है और हाथ पैर काफी पतले हैं. राउंड फेस, मून शेप फेस हो जाते हैं. चेहरा भी बहुत गोल हो जाता है. ठीक है, और इतने ज्यादा स्ट्रेचेस पड़ जाते हैं पर्पल. और उनके जख्म भी किसी को फंगस हो जाता है, किसी को छोटे छोटे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से ब्रूजेस दिखते हैं. ठीक है, वीक मसल्स भी कम हो जाते हैं. मसल्स ऑब्वियसली कम क्यों होगा, क्योंकि प्रोटीन से ग्लूकोज में चेंज हो रहा है. तो प्रोटीन्स तो सब निकल ही रहा है मसल से पूरे प्रोटीन से बने. तो आपके मसल्स भी क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे. कुशिन सिंड्रोम, बस इतना समझ में आया कुशिन सिंड्रोम. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाइपोसिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल. अब उसके कम होने से कौन सी बीमारी होती है, एडिसन्स डिजीज. देखो, एडिसन्स डिजीज सिर्फ कॉर्टिसोल के कम होने से नहीं होती है. इनफैक्ट एक और हार्मोन से कम होने से होती है. वो हमारा क्या होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एल्डोस्टेरॉन. ठीक है, तो एल्डोस्टेरॉन के कमी होने से और कॉर्टिसोल की कमी होने से, दोनों से ही एडिसन्स डिजीज आती है. It is caused by the less secretion of both hormones, cortisol and aldosterone. Symptoms क्या है, increase in blood sugar level. वही symptoms है, थोड़ा सोच के देखो. cortisol क्या करेगा, अगर कम होगा तो क्या नहीं करेगा. Increase the blood sugar level. फिर उसके बाद cause high level of potassium and sodium ion. पोटेशियम एंड सोडियम आयन कैसे होगा, एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन करता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, पोटेशियम एंड सोडियम और वाटर का भी. ठीक है, अगर कम हो जाएगा तो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा ना, तो वो जल्दी जल्दी यूरिन होती रहेगी आपको. ठीक है, डिहाइड्रेशन होगा, जल्दी जल्दी यूरिन होगा बाय यूरिन. आपका यूरिन के थ्रू वाटर बहुत लॉस होगा. जब वाटर लॉस होगा आप डिहाइड्रेटेड हो जाओगे और क्या होगा, आपका वेट लॉस भी होगा. इंक्रीज इन थर्स्ट, बहुत प्यास लगेगी. नीड टू यूरिनेट फ्रिक्वेंटली, वही कमजोरी आएगी. वॉमिटिंग जैसा फील होगा, नॉसिएटेड फील करोगे. एंड डार्कनिंग ऑफ स्किन में डार्क जैसे पैचेस आने शुरू हो जाएंगे. ये देख लो आप, ये आपका क्या है, कुशिन सिंड्रोम. ऐसे दिखते हैं कुशिन सिंड्रोम में, अलग ही पहचान होती है. पीछे देखो, हम जैसा फॉर्मेशन हो रहा है, शोल्डर में डिपोजिशन होता है फैट का, बैक नेक बेस में होता है, स्ट्रेचेस दिख रहे हैं आपको, आर्म्स थिन होते हैं, लेग थिन होता है. ठीक है,
ब्रूजेस फॉर्म होते हैं, मून शेप्ड होता है, और भी होता है, ये मेन है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड तो हमारा मेन कॉर्टिसोल ही है, बट और भी अदर पढ़ लेते हैं, आपके बुक में दे रखा है कॉर्टिसोन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉन। क्या होता है, चलो। कॉर्टिसोन स्टेरॉइड हार्मोन है, ये एक सिंथेटिक वर्जन है। हमारे बॉडी में ये बनता होगा, स्मॉल अमाउंट में बनता होगा, ठीक है, बट ये हम बाहर भी बना सकते हैं, ये हम बाहर भी बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, नंबर ऑफ कार्बन क्या है, दिख रहा है आपको, नंबर ऑफ कार्बन 21 है। इट इज अ डेरिवेशन ऑफ प्रेग्नेन स्टेरॉइड हार्मोन। प्रेग्नेन, प्रेग्नेन is a parent of progesterone. Progesterone is the female hormone. उसका एक बेसिक मतलब पेरेंट ऐसे बोल रहा है कि स्ट्रक्चर जो है वो मेन है और उससे डेरिवेशंस निकलती है। तो प्रेग्नेंट का जो भी स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसका, उसमें अगर हम थोड़ी छेड़छानी करेंगे तो कुछ जो ड्राइव होके आएगा, कॉर्टिसोन ड्राइव होके आएगा, और भी चीजें ड्राइव होके आती है, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉन। प्रेग्नेंट का फॉर्मूला देख लो, C21H36, ठीक है, देखो C21H36, और कॉर्टिसोन का फॉर्मूला देख लो C21H28, और उसके साथ में क्या लिखा है O5, तो इट इज अ डेरिवेशन ऑफ द प्रेग्नेंट, ठीक है। नेम है, नोमेनक्लेचर मैंने दे रखा है, देखने की जरूरत नहीं है। यूज्ड इन एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, बाहर जो यूज करते हैं ये लोग, वो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की तरह यूज करते हैं, एंटी इन्फ्लामेशन के लिए हेल्पफुल है ये। थर्ड आपका जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, वो है कॉर्टिकोस्टेरॉन। कॉर्टिकोस्टेरॉन मोस्टली रोडेंट्स में पाए जाते हैं और बाकी अदर मैमल्स में, हम में नहीं पाए जाते। मुझे नहीं लगता हम में नहीं पाए जाते होंगे, मैंने देखा नहीं ना, सर्च किया तो मुझे मिला भी नहीं। कॉर्टिकोस्टेरॉन रोडेंट्स में पाए जाते हैं। रोडेंट्स वो होते हैं जो दो छोटे छोटे दाजी के होते हैं ना आगे, वो वाले होते हैं, रैबिट, स्क्वेरल, ठीक है, पॉक्यूपाइन, जितने भी है, पॉक्यूपाइन, कैंगरू, माइस, रैट, ये सारे रोडेंट्स होते हैं। खत्म आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। सेकंड है एड्रेनल कॉर्टेक्स का मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, रेगुलेट द प्रोसेसिंग ऑफ द मिनरल सॉल्ट्स। पता चल रहा है, ऐसे ही पता चल रहा है नाम से कि आपका मिनरल के लिए, या बोल लो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, और वाटर को रेगुलेट करने में काम करता है ये। इसका मेन हार्मोन क्या है, एल्डोस्टेरॉन, मतलब हमारे किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड में भी एड्रेनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन रिलीज करता है एल्डोस्टेरॉन, वो क्या है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है। Aldosterone is the main mineralocorticoids. It is released from the adrenal cortex when angiotensin 2 activates the adrenal cortex. ये मैंने अभी ऊपर डिनोट किया दिखाया था, समझाई थी। अच्छा चलो बताओ तो, एंजियोटेंसिनोजेन कहाँ से रिलीज होता है? ये मैं बता चुकी हूँ, अभी ऊपर ही बता चुकी हूँ, बहुत पहले। पता है किसी को? हेलो, नहीं पता? एंजियोटेंसिनोजेन मैंने बताया था कि लिवर से में से सिक्रीट होता है। एंजियोटेंसिनोजेन जाता है किडनी में, किडनी फिर किसमें इसमें चेंज होता है, एंजियोटेंसिन 1 में, फिर फर्दर चेंज होता है एंजियोटेंसिन 2 में, फिर एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट कराता है, फिर एल्डोस्टेरॉन अपना काम करता है जो उसको अपना काम करना चाहिए। काम क्या करता है, एब्जॉर्प्शन कराता है, नॉट एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन कराता है वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का। कहाँ से, किडनी के सेल्स जो होते हैं नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के ये वाला पार्ट, डिस्टल ट्यूब, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, ये मैंने बनाया है स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का, ऐसे ही कुछ दिखता है। ये ट्यूब्स 3 में डिवाइडेड है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, हेनलीज लूप, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड।
तो ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटी के पास जो भी कंसंट्रेशन होगा बाहर, वो वहीं पे रीअब्जॉर्प्शन होता है। रीअब्जॉर्प्शन का काम यहाँ पे होता है, तो एल्डोस्टेरोन यहाँ पे काम करता है। अब एल्डोस्टेरोन के हाइपर सिक्रेशन की वजह से क्या होता है, एल्डोस्टेरोनिज्म होता है। कॉज वाटर रिटेंशन इन द बॉडी, ज्यादा होगा तो पानी ज्यादा बॉडी में होगा, ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगा तो बॉडी में पानी ज्यादा होगा, ठीक है। एंड लॉस ऑफ पोटेशियम आयन कॉजिंग द मसल्स वीकनेस, ठीक है। अब बार बार एब्सॉर्ब करेगा तो ऑब्वियसली वीकनेस तो होगी। हाइपोसिक्रेशन ऑफ द एल्डोस्टेरोन वही एडिसन डिजीज कराते हैं। गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स, थर्ड है। कॉर्टिकॉइड के 3 पार्ट थे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये हमारा गोनाडोकॉर्टिकॉइड। गोनाडोकॉर्टिकॉइड समथिंग इज विच इज रिलेटेड टू सेक्स हार्मोन्स। गोनाड का मतलब ही क्या होता है, सेक्स ऑर्गन, बट क्योंकि ये हमारा सब में कॉमन पाया जाता है किडनी, तो ये वाला हार्मोन सब में रिलीज होता है। कौन सा रिलीज होता है, एंड्रोजन एंड ईस्ट्रोजन, मैंने हाईलाइट कर रखा है। एंड्रोजन इन मेल एंड ईस्ट्रोजन इन फीमेल। The quantity in which they are released is very small, so that they do not produce any significant effects, ठीक है। ऑप्टिमम अमाउंट में ये सीक्रेट होता है, अगर ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वही अगर फीमेलों में ज्यादा सीक्रेट होगा मेल हार्मोन ये वाला, तो मस्कुलिन नेचर शो करेगा। अगर मेल में होगा तो फीमेल फेमिनाइन नेचर शो करेगा, ठीक है। फीमेल का ज्यादा अगर मेल में हुआ तो। एक पार्ट कंप्लीट हो गया आपका एड्रेनल ग्लैंड का, एड्रेनल कॉर्टेक्स। दूसरा पार्ट है, मिडिल पार्ट है मेड्यूला, एड्रेनल मेड्यूला। इसके जो हार्मोन्स है वो कॉमनली कॉल कैटेकोलामाइंस। ये नॉन स्टेरॉइड होता है। हमेशा जो स्टेरॉइड हार्मोन्स है वो एड्रेनल कॉर्टेक्स ही रिलीज करता है, बाकी जो हार्मोन्स है वो नॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स है। तो नॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स है हमारा एड्रेनल मेड्यूला, दो तरीके के सीक्रेट करता है एड्रेनल मेड्यूला, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, ठीक है। दोनों ही साथ में ही काम करता है। एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन बोथ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन बॉडी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। Their releasing into the bloodstream causes the increase in the blood pressure, heart rate, blood sugar level. ये याद करने वाली चीज है। अच्छा, बॉडी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स पता है किसी को? बताओ, कोई है, सुन रहा है मुझे? Am I audible? हेलो, कोई नहीं बताएगा? बॉडीज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स होता है, ये एक ऐसी सिचुएशन अचानक से हमारे सामने आना जिसके वजह से हमारी हार्ट रेट तेज हो जाएगी, ठीक है, हो जाती है, गूज बम्स आ जाते हैं, स्वेटिंग होती है, प्यूपल डायलेट हो जाता है, हम बहुत अलर्ट रहते हैं। तो कोई थ्रेटनिंग वाला सिचुएशन हो, ठीक है, या फिर कोई फ्राइटनिंग वाला सिचुएशन हो, या फिर कोई इमरजेंसी वाला कोई सा भी सिचुएशन हो जिसकी वजह से हम अलर्ट होते हैं, या फिर ऐसा सिचुएशन जो हम परसीव करते हैं कि वो खतरनाक है या फिर कुछ हॉरर वाला है, ठीक है, हॉन्टेड है, वो उस सिचुएशन के लिए, उस सिचुएशन में ये दो हॉर्मोन्स एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन क्या करते हैं, सीक्रेट होते हैं और फाइट करते हैं, एज अ रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे हमारे गूज बम्स आ जाना, हार्ट रेट तेज हो जाती है, ठीक है, वेंटिलरी रेट तेज हो जाती है हमारी, बहुत सारी चीजें, पीपल डायलेट हो जाती है। तो यही, इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉडीज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। समझ में आ गया? इतना तो बता सकते हो? अरे बोल लो यार कोई। हेलो, इतना समझ में आया? यस। ठीक है। फिफ्थ है आपका थायराइड ग्लैंड। अब हम आ गए नेक रीजन में। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड
दो लोब से बने हुए होते हैं। दोनों लोब्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं। पहले ये देख लो, दोनों लोब्स जो है हमारे ट्राकिया के ऊपर सिचुएटेड होते हैं, कि उसके ऐसे साइड टू साइड जो है ऐसे लपेटे हुए होते हैं। दोनों लोब्स जो है एक फ्लैप से कनेक्टेड होते हैं, थिन फ्लैप जो कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, isthmus. Both lobes are connected with a thin flap called isthmus. Each lobe is composed of follicles. ये वही वाला follicles है जहाँ पे हमने पूछा था कि what are follicles in luteinizing hormone, ठीक है, when there is a ovulation occur during a menstruation or after the before the pregnancy, ठीक है। ये जितने भी है फॉलिकल्स वहां पे हमने पढ़ा था, तो फॉलिकल्स छोटे छोटे क्लस्टर फॉर्म में होते हैं। तो हर लोब में फॉलिकल्स होते हैं, ये देख लो, ये ऐसे, ये देखो मैंने बना रखा है। और उसी फॉलिकल में फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। ये ग्रीन ग्रीन सेल्स है, ये फॉलिकल है। ऐसे छोटे छोटे फॉलिकल्स क्लस्टर जैसा फॉर्म करते हैं। ये फॉलिकुलर सेल जो है कैविटी से इनक्लोज्ड है, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या करता है, ये एक हार्मोन रिलीज करता है, थायराइड हार्मोन। देखते हैं कौन कौन से, थायरोक्सिन, T4 बोल लो, T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन या फिर कैल्सिटोनिन, ठीक है। ये 3 हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो ये थायराइड हमारा ऐसा दिखता है, अगर हम उसका कट सेक्शन करेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे, ठीक है, तो हमारा ऐसा दिखेगा। और यही जो है फॉलिकल्स सेल्स जो है सिक्रीट करते हैं ये हार्मोन्स। T3 एंड T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन, इसका फंक्शन ऐसे मतलब अलग अलग नहीं दे रखा, एक साथ बता देती हूँ मैं। एक्सपैंड्स द कार्डियोवास्कुलर यील्ड, पल्स वेंटिलेशन रेट एंड बेसल मेटाबॉलिक रेट। जो मेटाबॉलिक रेट है आपका, वेंटिलेशन रेट है, वेंटिलेशन रिलेटेड टू लंग्स, ठीक है। ये इसमें क्या करता है, एक्सपैंड कर देता है। बिल्ड्स मेंटल हेल्थ, थिकन्स एंडोमेट्रियम इन फीमेल, फीमेल का जो वूम है, यूट्रस है, उसकी जो इनर लाइनिंग होती है, उस इनर लाइनिंग को हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसीज फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट, आरबीसीज बनाते नहीं है बट उसमें हेल्प कराते। अगर हमारा थायराइड हार्मोन ज्यादा सिक्रेट हुआ है तो उसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। और बीमारी जो होती है, जो डिजीज या डिसऑर्डर जो होता है, वो ग्रेव्स डिजीज होती है। व्हाट इज ग्रेव्स डिजीज? हाई लेवल ऑफ द थायराइड हार्मोन, पता ही चल रहा है, हाइपर सिक्रेशन हो गया। मोर कॉमन इन वुमेन अंडर द एज ऑफ 40, बोलते हैं ना थायराइड हो गया आंटी को। सिम्टम्स क्या होता है? वेट लॉस, कॉमन सिम्टम्स बताते हो, देखो वेट लॉस होता है और हीट सेंसिटिविटी, हीट काफी, अगर समर्स में देखोगे तो उनको बर्निंग सेंसेशन फील होती है स्किन में, बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, ठीक है। आपका समर सीजन्स में हो गया या मॉइस्चर वाले एरिया में या रेनी सीजन्स में काफी सेंसिटिव हो जाते हैं। पफी आई और बल्ज्ड आई दोनों बाहर निकल जाती है, आईज काफी बड़ी बड़ी दिखती है, और नीचे पफीनेस, चारों तरफ पफीनेस आ जाती है। इनलार्ज थायराइड, किसी किसी के इनलार्ज हो जाता है, किसी किसी के नहीं होता। एंजाइटी प्रॉब्लम, देखा होगा जो जिन आंटियों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है वो बहुत गुस्सा करती है। डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, ग्रेव डिजीज में ये। अब हमारा देखो, ये हमारा था हाइपर सिक्रीशन। अब हमारा अगर थायराइड हार्मोन, जनरली यहाँ पे थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन की बात कर रहे हैं, अगर उसका कम सिक्रेट हुआ तो 3 तरीके की बीमारी होती है। बुक में ढंग से बताया नहीं है, बहुत ऊपर नीचे दे रखा है, जिसमें से बता रहा है क्रेटिनिज्म, मेक्सेडेमा और एक और ग्वाइटर। डिफरेंस करके मैंने एक्सप्लेन किया है, क्रेटिनिज्म क्या है और मेक्सेडेमा क्या है। इट इज अ कंडीशन अराइजिंग, हेलो, हाँ मैं बोल रहा था, एंजाइटी जो होती है वो एंगर से अलग होती है, डिफरेंट होती है हाँ थोड़ा, उसमें, हाँ हाँ, मतलब सॉरी सॉरी, हेजिटेट होते हैं। हाँ हम्म, उसमें हेजिटेट होते हैं, पसीना आता है, और मतलब अलग, मतलब अलग सिचुएशन हाँ में हाँ, चले जाते एंजाइटी हैं, पूरी एंगर अलग पूरा ही अलग है। से। वो मैं असल में ना, जब पढ़ाने की फ्लुएंसी में ना बोल देती हूँ,
एंजाइटी हाँ मतलब हाँ, वो पता है तो हो सबको। जाता है, हाँ हाँ। ठीक है। हाइपोसिक्रेशन, हाइपोसिक्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन, जनरली यहाँ पे थायरॉक्सिन की है। बट देखो हाइपोसिक्रेशन में दो तरीके के, क्यों होता है, कैसे होता है, कम बनाना बंद कर देता है या फिर कम बनाता है, या फिर किसी की चीज की कमी होने की वजह से वो कम बनता है। तो उसके अकॉर्डिंग है ये क्रेटिनिज्म मिक्सेडेमा डिसऑर्डर है ये। क्रेटिनिज्म क्या है? इट इज अ कंडीशन अराइजिंग फ्रॉम अ डेफिशिएंसी ऑफ द थायराइड हार्मोन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ड्वार्फिज्म एंड मेंटल रिटार्डेशन। इस बीमारी में ड्वार्फिज्म शो होता है, ठीक है, जो पेशेंट होते हैं, और मेंटल रिटार्डेड पर्सन दिखते हैं आपको। कॉज ड्यू टू द लो लेवल ऑफ आयोडीन इन अ बॉडी, आयोडीन की कमी की वजह से ये होता है, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इट इज नियोनाटल हाइपोथायरॉयडिज्म। नियो मतलब इन्फेंट, मतलब छोटा, चाइल्ड वाला जो एज होता है। नियोनाटल hypothyroidism that is found in infant if detected earlier। बच्चे को होता है ना कि बड़े होके ही जो है, जब हमें प्रॉपर सिम्टम्स दिख रहे होते हैं बाय नेकेड आईज, तभी हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और पता लगाते हैं कि क्या है। बहुत ही कम ही जो होते हैं फैमिली पेरेंट्स, वो अर्ली इन्फेंट वाले एज में वो डिटेक्ट करवा लेते हैं, वरना तो उनको बाद में ही पता चल पाता है। तो अगर आप पहले दिखा दो या डिटेक्ट कर लो तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो ये इनक्योरेबल होता है। मिक्सेडेमा क्या है? इट इज अ डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम अंडर एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड। क्या पता ग्लैंड में कुछ खराबी हो गई, कुछ हो गया उसके वजह से, ऑफ द थायराइड ग्लैंड विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय पफी आईज, फेस, हैंड्स एंड मेंटल स्लगिनेश, caused due to the low level of thyroid hormone। स्लगिनेश मतलब होता है कम काम करना, ठीक है। थायराइड यहाँ पे क्या है, हॉर्मोन्स जो है उस इसका लेवल बेसिकली डाउन हो जाता है क्योंकि अंडर एक्टिविटी है, और ये एडल्ट्स में पाया जाता है। तो दोनों में फर्क देख लो, ये न्यूनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म है मतलब बच्चों में, और ये एडल्ट में। दूसरे सिम्टम्स क्या है? डिप्रेशन हो जाता है, फैटिगनेस आ जाती है, माल डेवलप, ड्राई स्किन दिखती है क्रिटिनिज्म में, वेट गेन हो जाता है, लो मेटाबॉलिक रेट। इसमें क्या है दूसरे सिम्टम्स? स्वेलिंग ऑफ द स्किन, हेयर लॉस हो जाता है, प्रोट्रूडिंग स्टमक, बोन मैच्योरिटी का धीरे से होती है, ठीक है, मेंटल इम्पेयरमेंट आती है। ये देखो, ये ये ग्रेव्स डिजीज है, जहाँ पे पफी आईज, बल्ज्ड आईज, ठीक है, और अगर पूरा बॉडी अगर देखोगे, आप सर्च करोगे तो स्वेलिंग हो जाती है, इनलार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड, ये सारी चीज ऐसे दिखते हैं डिजीज्ड पर्सन। और ये है ये क्रिटिनिज्म, देख लो क्रिटिनिज्म फिर से दिखा देती हूँ। फैटिग, डिप्रेशन, माल डेवलप, ड्राई स्किन, वेट गेन, लो मेटाबॉलिक रेट, और बच्चों में होती है, बच्चों में होती है, और ये अडल्ट्स में होती है हमारा मिक्सेडेमा। ये आपका गोइटर है, गोइटर आगे पढ़ लेते। गोइटर में सबको पता है आयोडीन की कमी, डाइट में आयोडीन की कमी हो जाए तो बहुत अच्छे से स्वेल हो जाता है, मजा आता है देखने में। बट जिनको होता है ऑब्वियसली वो तो, उनको तो दर्द ही होता होगा। Caused due to the low level of iodine in our body causes a swelling in the neck region। ये आपने दो हॉर्मोन्स पढ़ लिए, T3 T4, उनके कमी होने की वजह से क्या क्या होता है, उनके ज्यादा होने की वजह से क्या क्या होता है। अब ये थर्ड हार्मोन है थायराइड हार्मोन, कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन पैराथायराइड के साथ काम करता है, थोड़ा ऐसे बता देती हूँ। ये रेगुलेट करता है कैल्शियम लेवल हमारे ब्लड वेसल्स में, हमारे ब्लड में, ठीक है। और क्या करता है साथ ही साथ? हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। कैल्सिटोनिन पैराथायराइड हार्मोन एक रिलीज करता है, एक हार्मोन पैराथॉर्मोन, उसके साथ उल्टा काम करता है। पैराथायराइड ग्लैंड आप पढ़ लेते हैं, इसमें जो हार्मोन है, ऊपर से बता देती हूँ, ये जो हार्मोन जो सिक्रीट करता है, इसके वजह से जो हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज होता है, और ये जो है कैल्सिटोनिन उसका उल्टा काम करता है, उसको कम करता है।
तो पैराथायराइड ग्लैंड हार्मोन रिलीज करता है, पैराथॉर्मोन। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ग्लैंड क्या है, कहाँ पे है, दिखता कैसे है। 4 ग्लैंड्स होते हैं एकदम हमारे थायराइड ग्लैंड के बैक वाले रीजन में, 2 एक में। थायराइड ग्लैंड 2 लोब से बने हुए होते हैं ना, तो हर एक लोब में 2-2 ग्लैंड्स पैराथायराइड के पाए जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। पैराथॉर्मोन हार्मोन रिलीज करता है, regulates the calcium, obviously regulates the calcium level in a bloodstream, phosphorus and vitamin D. This hormones activates the vitamin D in body, which helps in absorbing calcium. ये विटामिन डी, अगर हमारे बॉडी में विटामिन डी है तो एक्टिवेट कराता है, फिर वो क्या करेगा? कैल्शियम को एब्सॉर्ब करेगा। एब्सॉर्ब कर लिया कैल्शियम को, सिर्फ एक ही जगह से नहीं करता, याद रखना। इट वर्क्स अपोजिट टू कैल्सिटोनिन, ये बता दिया मैंने। कहाँ कहाँ से करता है कैल्शियम एब्सॉर्ब? जिसके वजह से हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज होता है। देखो कैसे करता है, स्टिमुलेट द वेट। सॉरी गाइस फॉर द इंटरव्यूनिंग। अच्छा मुझे बताओ, अनिशा दी है? रिकॉर्डिंग नहीं हो रही क्या? अच्छा हो रही है, ठीक है। 1 मिनट।
देखो थोड़ा सा बचा है, 5:30 तो होने वाले हैं, 5-7 मिनट लगेगा मुझे। हम पैराथायराइड हार्मोन में पहुंच ही गए हैं ऑलमोस्ट। खत्म होते ही ना बस एक ही रह रहा है, 2 रह जाएगा, पैंक्रियाज और गोनाड्स। गोनाड्स तो एक ही मिनट में खत्म हो जाएगा, पैंक्रियाज भी अगर ज्यादा नहीं लगेगा, 5 मिनट लगेगा। थोड़ा सा बस सब्र रखो आप लोग, खत्म होने वाला है। हाँ तो मैं कहाँ पे थी? कि हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल कैसे कैसे इंक्रीज कराता है पैराथ हार्मोन। एम आई ऑडिबल? Yes. हाँ, कैसे कैसे इंक्रीज कराता है? बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन। रिजॉर्प्शन मतलब होता है डीमिनरलाइजेशन, मतलब आपके बोन से वो कैल्शियम निकालेगा, ठीक है। बाय स्टिमुलेटिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल्स एंड फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। हमने खाया, उसमें अगर कैल्शियम है तो वहां से एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। या फिर रेनल ट्यूब्यूल्स में कैल्शियम है ब्लड में पहले से, रेनल ट्यूब्यूल्स वही किडनी नेफ्रॉन, तो वहां से एब्जॉर्ब करेगा फिर से, और करते करते क्या करेगा, हमारे ब्लड में लेवल इंक्रीज कर देगा। अगर देखो ज्यादा, हमेशा हमेशा हमें ऑप्टिमम अमाउंट में चाहिए होता है हार्मोन, अगर ज्यादा करेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए क्या करेगा कैल्सिटोनिन, उसको उसके उल्टा काम करेगा, ऑपोजिट वर्क करेगा, रेगुलेट करेगा, कम करेगा। ऑल ओवर इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल, हेंस पैराथॉर्मोन आल्सो कॉल्ड द हाइपरकैल्सियमिक हार्मोन, है ना, हाइपरकैल्सियमिक हो गया वो। अगर कम हो गया तो हाइपोकैल्सीमिया, कम सिक्रेशन हुआ पैराथॉर्मोन का तो हाइपरकैल्सीमिया। क्या क्या होता है? रिकेट्स बच्चों में होता है, बच्चों में रिकेट्स पाए जाते हैं। अकर्स इन चाइल्डहुड, बताने की जरूरत नहीं है, 5th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे। एक्सट्रीम डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी दैट कॉजेज द लो लेवल ऑफ कैल्शियम आयन। रिकेट्स में बच्चों का देखा होगा कि बहुत प्रोट्रूडिंग स्टमक होता है उनका, और बोन्स वीक होती है और बोन्स बेंडेड फॉर्म में होती है। हाइपर सिक्रेशन अगर हुआ तो ऑस्टेसिस फिब्रोसा सिस्टिका हो गया। सिस्टिका समथिंग इज रिलेटेड टू सिस्ट, ठीक है। ऑस्टेसिस फिब्रोसा क्या है? हाई सिक्रेशन है पैराथॉर्मोन का, which stimulate the bone resorption और the reabsorption, ठीक है। अब ज्यादा करेगा तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, बोन की सही प्रॉब्लम होगी। तो दोनों तरफ से क्या हो रहा है, रिकेट्स है या ऑस्टेसिस फिब्रोस है, दोनों ही बोन्स से कैल्शियम, दोनों को बोन्स में कैल्शियम नहीं मिल रहा, ठीक है। तो बोन्स वीक हो जा रही है दोनों में। रिकेट्स में कैल्शियम लेवल इसलिए नहीं है क्योंकि है ही नहीं हमारे बॉडी में, विटामिन डी कमी हो रही है तो कैल्शियम भी। ऑस्टिस फिब्रोसा इतना ज्यादा हो गया कि हमारे बोन से कैल्शियम निकाल रहे हैं तो उसमें भी काफी ज्यादा वीक हो जाएगा। इट रिजल्ट द बोन्स बिकम्स एबनॉर्मली वीक एंड डिफॉर्म्ड। आपका 7th है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज अगर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है तो बता दो कि क्या है वो। ओके, पैंक्रियाज हमारे एब्डोमेन रीजन में, स्टमक के जस्ट नीचे ड्यूडेनम के पास सिचुएटेड होता है। पैंक्रियाज एक ऐसा इकलौता ग्लैंड है जो दोनों तरीके के काम करता है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, दोनों ही है वो। बट हम किसकी बात कर रहे हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड की। एक्सोक्राइन की तरह अगर मान लो काम कर रहा है वो, अगर बताऊं यहाँ पे, एक्सोक्राइन ग्लैंड, पैंक्रियाज क्या करता है, जूसेस सिक्रेट करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड अगर हम बात करें तो जूसेस, पैंक्रियाटिक जूसेस जो ड्यूडेनम में सिक्रेट हो रही है, वो सारे जूसेस पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट रिलीज कराता है। एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बस छोटा सा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड पैंक्रियाज में, और सर्कुलर फॉर्म में ऐसे होता है, आसपास रिंग फॉर्मेशन होती है अगर हम देखेंगे डाइसेक्शन उसका। The endocrine portion of the pancreas takes the form of the many small clusters of cells. तो जो endocrine part है ना pancreas का, उसका नाम क्या है, islet of Langerhans. Langerhans, islet of Langerhans, या फिर pancreas islets बोल सकते हैं। तो endocrine gland वाला जो पोर्शन है pancreas endocrine, उसका दूसरा नाम क्या है, islets of Langerhans या फिर pancreatic islet. Pancreatic islet produce hormones from different types of cells, ठीक है।
दे आर, अब देखो अल्फा सेल होता है, बीटा सेल होता है, डेल्टा सेल होता है, और ये दो अलग से बता दिए। सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकती कि सिर्फ और सिर्फ यही सिक्रीट करता है, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल और भी चीजें सिक्रीट करता है। तो अल्फा सेल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, ग्लूकागन। बीटा सेल क्या, इंसुलिन। दोनों ही जो है एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करते हैं। ग्लूकागन जो है हमारा जो एनर्जी जो है ना, वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। ग्लूकोज हमेशा ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, अगर किसी ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रखा है तो वही ग्लाइकोजन लिवर से कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज में। बीटा सेल क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है और वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। बीटा सेल एक और हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है अमाइलिन, वर्क्स विथ इंसुलिन विच इनहिबिट द ग्लूकागन सिक्रेशन। ये ग्लूकागन हार्मोन को रोकता है, अमाइलिन इंसुलिन के साथ काम करता है। डिलेज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग एंड स्टिमुलेट द सेटाइटी सेंटर इन ब्रेन टू लिमिट द कैलोरिक इनटेक। ठीक है। थर्ड है आपका डेल्टा सेल, सोमैटोस्टेटिन सिक्रीट करता है। डेल्टा सेल नहीं पढ़ा होगा अब तक, पहले मैंने भी नहीं पढ़ा था पहले। अब तक जो भी पता था मुझे, पैंक्रियाज में अल्फा एंड बीटा सेल पढ़ा था, बीटा फॉर इंसुलिन एंड अल्फा फॉर ग्लूकागन। यहाँ पे डेल्टा सेल भी आता है। सोमैटोस्टेटिन regulates some cells of pancreatic cells and inhibit the secretion of growth hormone। वो याद है अगर आपको, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस वहां पे भी सोमैटोस्टेटिन का मैंने बता रखा था। तो सोमैटोस्टेटिन क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है। ठीक है। अब ये दो और सेल्स पाए जाते हैं हमारे पैंक्रियाज में, एप्सिलॉन सेल एंड पीपी सेल। पीपी सेल हमारे इग्नू बुक में दे रखा है, एप्सिलॉन सेल नहीं दे रखा। कौन सा हार्मोन सिक्रेट कराता है, ग्रेलिन। इट इज अ हंगर हार्मोन बिकॉज इट इंक्रीजेस फूड इनटेक। भूख वाली जो भूख हमें कैसे लगती है, क्योंकि ये हार्मोन सिक्रेट होता है। पीपी सेल इज द पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल, जिसको हम गामा सेल भी बोलते हैं या फिर एफ सेल बोलते हैं। क्या करता है, रेगुलेट्स द पैंक्रियाटिक सिक्रेशन एक्टिविटीज। जो भी सिक्रेशन का काम है, अब एक हार्मोन तो चाहिए ना कि वहां से कैसे सिक्रेट होगा, तो सिक्रेशन चाहे वो एक्सोक्राइन वाला हो या एंडोक्राइन वाला, उसके लिए भी एक हार्मोन रिलीज होता है। वो क्या होता है, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। इतना आपको पता चल गया। पैंक्रियाज में सेल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट हार्मोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हाइपर सिक्रेशन हुआ ग्लूकागन का, मतलब अल्फा सेल से सिक्रीट करता है ग्लूकागन, ज्यादा सिक्रीट करेगा तो हाइपरग्लाइसेमिया हो गया। ठीक है। ये देख लो, ये थोड़ा माइक्रोस्कोपिक है ये, क्या बोलते हैं इसको, हिस्टोलॉजी। ठीक है। टिश्यू कट किया है पैंक्रियाज का और ये पूरा एक दिखाया है जिसको अलग करा है, जिसपे बता रहा है कि ये जो है अल्फा सेल्स है, रिंग फॉर्म कर रहे हैं किसके पास, बीटा सेल। तो बीटा सेल्स के आसपास अल्फा सेल भी और डेल्टा सेल भी, दोनों ही ये रिंग फॉर्म करते हैं। ये ऐसे दिखते हैं। ठीक है। हाइपरग्लाइसेमिया, सॉरी हाइपर सिक्रेशन हो गया उसका, तो हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपोसिक्रेशन होगा अगर इंसुलिन का, तो हमारा एक डिजीज आता है डायबिटीज मेलिटस। सिर्फ हाइपर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन से नहीं होता। ठीक है। लो लेवल हो गया, मानो समझो कि अगर इंसुलिन सिक्रीट भी हो रहा है बट वो ढंग से यूटिलाइज नहीं हो रहा, या फिर सिक्रीट हो रहा है बट कम अमाउंट में हो रहा है, या फिर ग्लूकागन इतना सिक्रेट हो रहा है कि इंसुलिन को इनहिबिट कर रहा है, या फिर उसके अकॉर्डिंग वो डोमिनेट हो गया, तो इसके वजह से भी डायबिटीज मेलिटस हो गया। ठीक है, हो जाता है। डायबिटीज मेलिटस क्या होता है, ये दो टाइप के होते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस में आपका ग्लूकोज लेवल जो है ब्लड में बहुत होता है। जब ग्लूकोज लेवल ब्लड में बहुत होगा, किसके वजह से, या तो वो इंक्रीज हो, उसके वजह से इंसुलिन जो है कम सिक्रीट होगा उसके वजह से, या फिर हमारा ये इंसुलिन सिक्रेट हो रहा है बट ढंग से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, या फिर वो इनएडुकेट है अमाउंट में,
जिसकी वजह से वो ढंग से कन्वर्ट नहीं कर पा रहा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, तो इसके वजह से भी डायबिटीज मेलिटस होता है। अब सिम्टम्स के नेम दे रखे हैं मैंने, क्या क्या होता है। देखो, अगर डायबिटीज मेलिटस है तो ब्लड में ऑब्वियसली क्या होगा, बताओ क्या होगा ब्लड में? ब्लड में अगर डायबिटीज मेलिटस है किसी को, तो ब्लड में किसका लेवल ज्यादा होगा? ग्लाइकोजन का लेवल ज्यादा होगा या ग्लूकोज का होगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज। सबके घर में नहीं, बट जनरली हमने तो बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स देखे ही है। क्या होता है उनका, हम क्या चेक करते हैं? शुगर लेवल ही तो चेक करते हैं। मशीन आती है, ठीक है, पिंच करती है, ब्लड निकलता है, डिटेक्ट करता है, निकलता है कितना, 200, 235, 400 हो गया तो बहुत हो गया। तो ये देता है भी यही क्या है, शुगर लेवल हम चेक करते हैं, ब्लड में कितना शुगर लेवल है। तो ये सिम्टम्स, अगर अगर ज्यादा ब्लड में शुगर लेवल होगा तो क्या क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग ये नाम है: ग्लाइकोसूरिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफैगिया। ग्लाइकोसूरिया में क्या होता है, जब हमारा लेवल बहुत ज्यादा हो गया तो किडनी क्या चाहेगी, किडनी असल में ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करती है। अब ज्यादा तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, जो एक्सेस अमाउंट में है उसको वो बाहर फेंकने की कोशिश करेगी। इसलिए जो डायबिटिक पेशेंट है उनकी किडनी में जल्दी खराब होती है, ठीक है। तो वो ज्यादा एक्सेस वाले जो चीज को, ग्लूकोज को बाहर फेंकने की कोशिश करेगी। तो वो जो बाहर फेंकती है यूरिन के फॉर्म में, कीटोज बॉडीज पाई जाती है उनमें, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया। अब वो ज्यादा फेंक रही है, ग्लूकोज को बाहर फेंकने के लिए यूरिन होना जरूरी है बहुत ज्यादा। अब इतना सारा अमाउंट में अगर ग्लूकोज पाया जाएगा ब्लड में, तो यूरिन तो बार बार होनी चाहिए। तो ज्यादा जब जो यूरिनेशन जो प्रोसेस है वो अगर उसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीयूरिया। पॉली मतलब बहुत सारा, बहुत बार यूरिनेशन होना, ठीक है। पॉलीडिप्सिया क्या होगा, अब इतनी यूरिन हो रही है कि आप डिहाइड्रेटेड हो गए, ठीक है, डिहाइड्रेटेड हो गए, तो वो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पॉलीडिप्सिया बोलते हैं। डिहाइड्रेट हो गए, थर्स्ट, तो जबान सूख जाती है, टंग बहुत अजीब सी दिखती है, प्यास बहुत लगती है, और रेडिशनेस हो जाती है आईज के नीचे, ये जितने भी है ये पॉलीडिप्सिया में। पॉलीफैगिया, आपने देखा होगा कि जो डायबिटिक वाले पेशेंट है उनको भूख भी बहुत जल्दी लगती है। जो भूख लगती है उस कंडीशन को हम पॉलीफैगिया बोलते हैं। इसलिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उन पेशेंट को, डायबिटिक पेशेंट को, कि वो ऐसे दिन में 3 बार ना खाए। जो भी आपका खाने का डाइट है, एक नॉर्मल पर्सन का खाने का डाइट है, उसके अकॉर्डिंग ना खाए, हर 3 to 4 आवर्स में खाए। क्यों खाने को बोलते हैं? क्योंकि उनको बल्क अमाउंट में लेने को मना करते हैं। अगर बल्क अमाउंट में लेंगे तो ग्लूकोज लेवल ब्लड में ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसके वजह से डायबिटीज मेलिटस 3 में डिवाइडेड है: टाइप 1, टाइप 2, गेस्टेशनल। टाइप 1 टाइप 2 पढ़ेंगे। गेस्टेशनल तभी होता है जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, ठीक है। अगर उसको प्रॉब्लम है तो उनको ये वाला गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस हो जाता है, बहुत ही हाई पीक में पहुंच जाता है। टाइप 1 टाइप 2, टाइप 1 डायबिटिक मेलिटस हमेशा बच्चों को इन द सेंस 11 to 13 वाले बच्चे, या फिर ऐसे ही टीन एज वाले बच्चे को भी होता है। बड़ा खतरनाक, बहुत सीरियस होता है। क्या होता है इसमें, बीटा सेल्स खराब हो जाते हैं। बीटा सेल्स खराब होने की वजह से ये जो ग्लूकागन है, जो कन्वर्ट करता है, किसको कन्वर्ट करता है ग्लूकागन, बताओ? अरे बताओ, सॉरी, बीटा सेल्स इंसुलिन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना। किसको कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। अब जब कन्वर्ट ही नहीं होगा तो पूरा ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा ना। तो ऐसे पेशेंट को ना डेली डोज लेना पड़ता है इंसुलिन का। अब ये बीटा सेल्स कैसे डिस्ट्रॉय होते हैं, कॉज बाय एन ऑटो इम्यून रिएक्शन। यहाँ दे रखा है, कॉज बाय एन ऑटो इम्यून रिएक्शन। ऑटो इम्यून रिएक्शन उसको बोलते हैं कि अपने ही खुद के जो WBCs होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो अपने ही को
अपनी बॉडी को ही अटैक करते हैं, जबकि उनको बैक्टीरिया को अटैक करना चाहिए था। उनकी एंटीबॉडीज जो है बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया के लिए पर्टिकुलर है उनके लिए लड़ना चाहिए था, बट वो अपनी ही बॉडी को में ही अटैक करना शुरू कर देते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून रिएक्शन। तो ऐसे ही इसी वजह से बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। टोटल अगर हम डिवाइड करें, टोटल अगर इंडिया में जितने भी डायबिटिक पेशेंट है उसमें से अगर माना 30% डायबिटिक इंसिपिडेंस है, बाकी डायबिटिस मेलिटस निकले, उसमें भी अगर देखें तो 10% वाले ही जो है टाइप 1 डिसऑर्डर से सफर कर रहे होते, बाकी जितने भी टाइप 2 होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस ज्यादा अडल्ट को होता है। अडल्ट में भी आपका मिडल एज में 40s में होता है। जनरली डायग्नोज इन द एज ऑफ 40s और इन अडल्ट। इंसुलिन प्रोड्यूस बाय द बॉडी इज एडुकेट बट समहाउ नॉट एबल टू मेंटेन ब्लड शुगर लेवल। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, हमारे इंसुलिन बनता है बट डॉक्टर्स अगर जिनके घर में या फिर आसपास देखा होगा डायबिटीज वाले लोग, उनको डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करता है, बोलता है आप अपना डाइट चेंज करो, ठीक है, डाइट बिहेवियर डाइट चेंज करो, या शुगर वाला जो कंटेंट है, ग्लूकोज वाला कंटेंट है, कार्बोहाइड्रेट वाला, वो कम खाओ। कम इसलिए खाते हैं क्योंकि अगर आपके उसमें बॉडी में इंसुलिन बनता है, वो उसको कंपनसेट करते हैं आराम से, इसलिए बोलते हैं। अब आपका आ गया लास्ट, गोनाड्स। गोनाड्स इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरीज। हार्मोन्स क्या रिलीज करता है, टेस्टिस रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन। फीमेल रिलीज करता है, फीमेल में ओवरीज रिलीज करता है प्रोजेस्टिन। प्रोजेस्टिन में क्या आ गया, प्रोजेस्टेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन आ गया, ठीक है। फंक्शन क्या है, वही आपने जो बचपन में पढ़ा है, रेगुलेट द सेक्सुअल बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन और इन्वॉल्व इन अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ड्यूरिंग प्यूबर्टी। आपका जो प्यूबर्टी है, एडोलेसेंट वाला एज होता है, उसमें जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो इन हार्मोन्स की वजह से आती है। चलो आपका खत्म हो चुका है, ये बता दो मुझे जल्दी जल्दी। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रेनल मेडुला आर नोन एज, जो एड्रेनल मेडुला हार्मोन सीक्रेट करता है, कॉमन नेम जो है वो क्या है, किसी को याद है? कोर्टिसोल। नहीं, कैटेकोलामाइन है ना, वो कॉर्टेक्स एड्रेनल कॉर्टेक्स का कॉमन नेम क्या है, कॉर्टिकॉइड्स। मेडुला का क्या है, कैटेकोलामाइन। नेक्स्ट है, व्हेन द कॉर्टिकॉल हार्मोन्स आर डैश इट लीड्स टू कुशन सिंड्रोम। बताओ, कुशन सिंड्रोम हाइपो या हाइपर होता है? हाइपर सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल है, सॉरी कॉर्टिकॉल नहीं होगा, कॉर्टिसोल होगा। हाइपर सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल की वजह से होता है या हाइपर सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल की वजह से होता है? हाइपर। हाइपर। हाइपो की वजह से क्या होता है? एडिसन्स डिजीज है ना। द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड दो में डिवाइडेड था, एडेनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो एंटीरियर बुक में दे रखा है, एंटीरियर पार्ट क्या है हमारा, एडेनोहाइपोफाइसिस, और पास डिस्टलिस हमारा एंटीरियर होता है, बट बहुत मेजर अच्छा खासा पार्ट कवर करता है पास डिस्टलिस, तो वही क्या हो गया हमारा, एडेनोहाइपोफाइसिस है ना। इंटरेस्टिंग थी क्लास या बोरिंग थी? स्टार्टिंग में इंटरेस्टिंग थी, बाद में बोरिंग हो गई, तो समझ में नहीं आ रहा था। वो बोरिंग इसलिए लगी होगी ना क्योंकि सब हार्मोन्स लेंदी हो सब गई याद करना। हाँ, और थोड़ी लेंदी हो गई ना मिस, अगर इसलिए मैं शायद बीच में भी maybe। रोकती ना तो बाद में फिर 15 मिनट्स में तो कंप्लीट हो ही जाती है, इसलिए अभी हाँ करवा दिया। हाँ, नहीं अच्छा हुआ, लेकिन अब पूरा एक बार रिवाइज कर लेंगे तो हो जाएगा ठीक से, फिर समझ में आ जाएगा। देन वी कैन आस्क इफ वी हैव डाउट। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी।
नहीं, थैंक यू करवाने के लिए, क्योंकि मैंने ये पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मुझे वो समझ में ही नहीं आ रहा स्टार्टिंग से कुछ। अब शायद पढ़ूंगी तो मुझे वो हो जाएगा याद सब। थैंक यू सो मच यश। हाँ, मोस्ट वेलकम। और किसी को डाउट है? काफी टाइम हो गया, मैं क्लास सेंड करूँ अब? किसी को डाउट नहीं है? ओके, ठीक है। नहीं है, आपकी थैंक यू। ओके, आपकी बायोसाइकोलॉजी वाली पूरा सब्जेक्ट ही कंप्लीट हो गया 102। आई होप बाकी भी आप कवर अप कर रहे होगे जल्दी जल्दी। जो जनवरी 2021 वाले स्टूडेंट्स हैं उनका तो शायद एग्जाम होगा, और जो है वो तो ऑलरेडी प्रमोटेड है 2020 जुलाई वाले। ठीक है, मैं एंड करती हूँ। बाय गाइस। बाय, थैंक यू। बाय बाय।